तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसा कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं। तकरार जो आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देखते हैं, हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से तक कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिलजारी ना हो। इसका खास ख्याल रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। अपने टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए, अपने तजिया पे रहिए। जिस तरह आप लोग देते हैं अपनी अपनी बात करें, कॉलर के ऊपर मत जाएं, कॉलर का इंतजार ना करें कि ये कॉलर क्या बात कर रहा है, इसने क्या कहा। आप अपना तजिया दें। पाकिस्तान की सियासत में आपने देखा कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, कितना बड़ा जुल्म किया जा रहा है। गंदुम आ गई है मगर गंदुम हुकूमत खरीदने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ये गंदुम जो प्रॉफिट हुआ, किसने प्रॉफिट कमाया, कौन था इसमें इन्वॉल्व, तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। इन सब सवालों के जवाब हैं जो आप देंगे आके। जिस तरह हाफिज नईम ने आज बाकायदा खबर में भी यही बोला और अपने शोर भी यही बचाया। उन्होंने कहा कि पूरा जलसा जुलूस भी अपने एहतजाज किया। उन्होंने यही एहतजाज किया है कि अगर हुकूमत ने किसानों से गंदम नहीं खरीदा तो याद रखें कि 4-5 दिन में अगर नहीं फैसला कर पाएगी, हुकूमत फैसला नहीं कर पाई, तो ऐसा ना हो कि ये किसान ही बाहर निकल के इनकी हुकूमत गिरा दें। तो ऐसा ना हो, हम अभी इनको क्या कहते हैं ना, वार्निंग दे रहे हैं, अभी वार्न कर रहे हैं। तो खुदा के लिए ये किसानों से गंदम खरीद लें। तो ये देखिए कि इस कदर की हुकूमत क्या इस तरह खड़ी हुई है, इस तरह बिसाकियों पे खड़ी है कि हर कोई खड़ा होता है और गिराने के तैयार होता है। जिस तरह फवाद चौधरी ने कल कहा, जो हमने आपको बात की थी कि फवाद चौधरी ने कहा कि अगर फजलुर रहमान साहब मिल जाते हैं इमरान खान के साथ तो तख्ता उलटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस हुकूमत का। तो क्या ये हुकूमत किस तरह की है कि मीडिया में इस हुकूमत के बारे में, अच्छा तो मैं आप ही से सवाल करती हूँ, अच्छा बताइए कि हमेशा आप लोग कहते हैं कि हमेशा ऐसे ही हुआ है, बड़ी बड़ी हुकूमतें बनाती हैं और हुकूमतें खत्म करती हैं। जिस तरह इमरान खान की हुकूमत को खत्म किया गया, आपको भी पता है किस तरह खत्म की गई, 12 बजे हटाई गई। जिस तरह नवाज शरीफ की हुकूमत को खत्म किया गया, नवाज शरीफ को किस तरह लाया गया, दोबारा से नवाज शरीफ को किस तरह लेकर आए, क्या डील हुई थी, क्या हुआ था, जिस तरह लेकर आए। जो अभी तक हुकूमत जो है इस वक्त नारे लगा रही है, क्या कभी आपसे पूछूंगी, सब लोग आके बताएं जिसको भी इंफॉर्मेशन है, क्या क्या हमेशा से यही होता चला है मुल्क के अंदर? अगर याद होता है कि इमरान खान की हुकूमत आई थी तो कभी ये नहीं कहा गया था कि नवाज शरीफ खुद कह रहे थे कि मुझे क्यों निकाला, मगर लोग आम पब्लिक ये बातें नहीं कर रही थी कि नवाज शरीफ को क्यों निकाला, इमरान खान को क्यों लाके बिठा दिया, हुकूमत चल रही थी। बस इसका नारा लगा था कि महंगाई, इमरान खान ने जो प्रॉमिस किए, जो वादे किए, वो पूरे नहीं कर पा रहे। इस हुकूमत ने बड़े वादे किए थे मगर ये हुकूमत वो काम नहीं कर पा रही। मगर कभी ये सुनने में नहीं आया था कि ये इस हुकूमत को गिराया जाए, ये हुकूमत किसी का मैंडेट चोरी कर आई है। आई होगी, आई नो। जिस तरह आप लोगों ने कहा एमक्यूएम ने सीटें कंप्लीट की, किस तरह इनको जिताया गया, किस तरह इनको सीटें दी गई, मगर अभी जो ये हुकूमत है इसके बारे में जिस तरह हर मीडिया के ऊपर किस तरह की बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है, ऐसी बातें नहीं सुनने में आई। इन्होंने शायद एस्टेब्लिशमेंट ने भी ये बातें नहीं सुनी होंगी जो इस वक्त हो रही हैं। जो बनाती है बड़ी बड़ी हुकूमतें, उनको भी इस तरह के किस्से और इस तरह की बातें नहीं सुनने में आई होंगी जिस तरह ये सुनने में आ रही है कि शहबाज शरीफ को तो कुछ इजाजत ही नहीं है, शहबाज शरीफ के पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। उनके तो कंधों पे जो बैठे हुए हैं उनका तो कंधे झुके पड़े हुए हैं, एक कंधा यूं करके जरा सा झुकाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ गिर जाएगा। इस तरह की बातें शायद सुनने में नहीं आई थी। अगर आप आई हैं तो जरूर आके मेंशन कीजिए कि पहले भी जो भी वजीर आजम बनाते थे, जिसको भी हुकूमत देते थे, जिसको भी इख्तियार देते थे, तो वो इसी तरह की बातें सुनता था जिस तरह आज शहबाज शरीफ को और नवाज शरीफ और उनकी पार्टी को सुनने में मिल रही हैं। तो इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। बस लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा, ऐसे लफ्ज बोलिएगा
जिससे किसी की दिल आजारी ना हो। और ये जो हाफिज नईम साहब कह रहे हैं, तो इनमें कितनी सच्चाई है? क्या किसान निकल के इनकी हुकूमत गिरा सकते हैं? क्या हुकूमत इतनी कमजोर है कि 4 दिन के अंदर हुकूमत गिर जाएगी? सिर्फ 4 दिन की वार्निंग दी जा रही है। चले चलते हैं जैदी भाई की तरफ, उनसे बात करते हैं। फिर सैयद साहब से पहले मैं सोच रही ले लूं, फिर जैदी भाई की तरफ जाती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब, क्या कहेंगे आप? फिर जैदी भाई का मैसेज लूंगी। मैं सोच रही हूँ पहले सैयद साहब का ले लूं कि इनकी क्या राय है, ये क्या कहते हैं ये सारी बातों पर। जी जनाब। इस वक्त जो माहौल जो चल रहा था ना, जी वो इमरान खान जेल से बाहर आएगा या नहीं आएगा, ये टॉपिक बड़ा, ये जबरदस्त टॉपिक है। हाँ, दूसरा टॉपिक यही रखा है ना कि इमरान शिबली, आपको सेकंड, पहला टॉपिक यही है, शिबली फराज ने कहा है कि इमरान खान ना किसी से डील। मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, मैंने दिया नहीं, आपको रेस नहीं किया टॉपिक, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि शिबली फराज ने कहा है कि इमरान खान के ना किसी से डील करेंगे और ना किसी से उनकी डील हो रही है और ना किसी से बातचीत करना चाहते हैं। तो बताइए फिर इमरान खान कैसे बाहर आएंगे? सवाल ये है, आप बताएं आप। जी, बाहर आएंगे नहीं आएंगे? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो माहौल बनाया जा रहा है, जो माहौल पीटीआई की तरफ से कि इमरान खान को कैसे बाहर निकालना है, और इनके जितने जो इन्होंने हरकतें की हैं, जो इन्होंने फॉर्म 47, 45, इसको किस तरह कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, काजी साहब का एक्सटेंशन कैसे रोका जाएगा, ठीक है, और हमें ये बताया जाए कि हमारे जो मैंडेट चोरी किए वो वापस आएंगे नहीं। माहौल बन गया था जी। इन्होंने इस माहौल को चेंज करके किसानों का सब्जेक्ट लिया है। ये सिर्फ झुंझुना है, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है सिचुएशन को। इनकी गेम है कि अब किसानों को आगे लाओ। अब किसानों को आगे लाने से इमरान खान का जो एक माहौल बन रहा है, एक जो क्रिएशन हो रहा है, एक इनकी जो मिलियन मार्च जो चलने वाली है और जो इनकी जो करारदादें चलने वाली है, उसको पब्लिक का जो रुझान है उससे हटाना है। अगर पब्लिक का रुझान, इमरान खान ने तो खुद कहा कि पाकिस्तान में किसानों के साथ जो ज्यादती हो रही है इसके ऊपर अदालत में जाया जाए, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि बहुत जल्द आप लोग अदालत पहुंचे इस फैसले के लिए। तो आप कह रहे हैं कि वो डाइवर्ट किया जा रहा है। देखिए, अदालत की बात आप करते हैं तो आप मुझे ये बताइए, 18 जज जो है इस वक्त खुद लाइन में खड़े बेचारे कशकोल लेके, वो खुद इंसाफ मांग रहे हैं। आपका जज, सुप्रीम कोर्ट का जज जब भीख मांग रहा है, मेरी और आपकी औकात क्या है? उनके जजेस जो कह रहे हैं हमारे घरों में कैमरे लगे हुए हैं। अब जब जज के घर में कैमरा लग सकता है तो गरीब आदमी के घर में कैमरा थोड़ा पूरा बुलडोजर घुस जाएगा अंदर, समझ गए? तो जब गरीब आदमी की कोई इज्जत नहीं है, जब कोई उसके वोट की कोई इज्जत नहीं है, उसके घर महफूज नहीं है, उसके पास खाने को नहीं है, नौकरी नहीं है, उसके पास कोई प्रोफेशन काम नहीं है, उसके पास कोई बेनिफिट नहीं है, चाइल्ड बेनिफिट नहीं है। सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान में चाइल्ड बेनिफिट नहीं है। बच्चा जवान होने से पहले तकरीबन 4-5 साइकिलों की दुकान पे काम करता है वो जाके। 4-5 साल का, 6 साल का बच्चा साइकिल की दुकान पे जाके पंचर लगा रहा होता है। आपने बच्चों के लिए सोचा क्या? इस मुल्क में इमरान खान हो या कोई भी हो, किसी ने चाइल्ड बेनिफिट के बारे में सोचा कि चाइल्ड बेनिफिट भी कोई चीज होती है? इसके बारे में सोचा जाए, जो हमारी जो फ्यूचर है, जो हमारा मुस्तकबिल है। पाकिस्तान का कोई ऐसा प्रोग्राम बताइए जो किसी ने किया हो, उस प्रोग्राम से पाकिस्तान की नेशन को फायदा हो आने वाले दिनों के लिए, फ्यूचर के लिए। आज तक तो किसी ने सोचा नहीं, ठीक है ना? बेनजीर फंड निकाल दिया उन्होंने, ये खाने पाने शुरू कर दिए, किसी ने मुर्गी बेचने शुरू किए, किसी ने भैंस बेचने शुरू कर दिए, किसी ने BMW गायब कर दी, किसी ने पाइनएप्पल गायब कर दिया, किसी ने लंदन में प्रॉपर्टी बना दी, किसी ने स्विट्जरलैंड में। सब तो लूट मार मची हुई है। पायरेट्स, हमारे मुल्क के जो सियासतदान है उनको मैं पायरेट्स बोलता हूँ। डाकू है, डाकू, सबसे बड़े डाकू है ये। सिंध में अलग डाकू बैठे हैं, पंजाब में अलग डाकू बैठे। अब डाकुओं से अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पाकिस्तानी नेशन को कुछ देंगे, उस नेशन को जिनके जवानों ने सीनों पे बम रखा है, 65 वॉर को आप जाके देखें, सियालकोट के अंदर लाहौरी बाहर आ गए थे, उन्होंने कहा 300 टैंक आ रहे हैं इंडिया के, उन्होंने सीनों पे बम रख दिए कि हमसे जब जाएंगे सारे बम फट जाएंगे। ये इस तरह की नेशन, ये वो कौम है। इस कौम को आप लोगों ने फकीर बना के रख दिया है। इस कौम को जिसका राष्ट्रीय मैनाज जहाज ऊपर लेके जाता है, जमीन की तरफ आता है कि डॉक्यूमेंट्स कहीं ना चले जाए, उसके डॉक्यूमेंट्स को आपने सही आम कर दिया है। तो क्या फायदा हुआ इन लोगों ने जो शहादतें दी हैं, जिन्होंने शहीद हुए, उनका तो कोई थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर ले, कम से कम उन्हीं का एहतराम कर ले। लेकिन नहीं है। हमें कितना कमाना है, हमारा कौन सा आदमी मिनिस्टर बनेगा, किसको कितना पैसा मिलेगा, डार साहब को 4-5 दफा आपने मिनिस्टर बना दो, नवाज शरीफ को 4 दफा प्राइम मिनिस्टर बना दो, एक दूसरे का गिरबान पहले खींचते हैं, उसके बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं। ये क्या हो रहा है?
आप कह रहे हैं पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है, गरीब। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जज कह रहा है कि मेरे बहनोई को अगवा कर लिया, मेरे जी 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 जी, हेलो, कह रहे हैं, आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं रह जाता ना। मैं सिर्फ यही कहूंगा इस वक्त तो फिलहाल जदी साहब को ले लें आप लाइन पर। जी जदी भाई साथ ही है मेरे। जी सादी भाई बोलिए क्या कहेंगे। हेलो जी जी जदी भाई, जी आप ही से कह रही हूँ, दो दफा कॉल किया। अच्छा, मैं समझा और भी बोला है। देखिए समीना, ये बात तो तस्लीम हो गई कि आपके तमाम लीडर चोर हैं। अभी आपके एक साहब ने कहा कि पाकिस्तान के तमाम सियासी लीडर चोर हैं, और यही मैं कहता हूँ। लेकिन इसमें अब आप ये कह रहे हैं कुछ एक फरिश्ता और बाकी चोर हैं, तो ये मैं नहीं कहता। मैं यही कहता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम सियासी रहनुमा जो हैं, ये मतलब और मफाद परस्त और हवीस इख्तिदार के अंदर मुलविस है। 1 2 A to Z, अलिफ से लेके ये तक, इनका मतम नजर सिर्फ और सिर्फ ताकत, इख्तिदार और पैसे का हसूल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सब हमारे सामने नजर आ रहा है कि किस तरीके से कभी कोई एक मसला शुरू किया जाता है, कभी कोई एक मसला स्टार्ट किया जाता है। पार्टी को आप कह रहे हैं कि वो उनका जो टारगेट है वो पार्टी के चेयरमैन को रिहा करना है, उनके कारकुन गिरफ्तार हैं, उनको रिहा करवाना है। ऐसा तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। कम से कम उनकी क़यादत तो ये नहीं चाहती कि उनका कायद जो है वो बाहर आए। खुद वो पार्टी इतनी परेशानियों में घिर गई है कि ऐसा लग रहा है कि शायद अब उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा। ये आज ताजा तरीन खबर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि उनके डॉक्यूमेंटेड अभी भी पूरे नहीं है, और हो सकता है कि उनकी पार्टी की रुकनियत भी मंसूख कर दी जाए। इसी तरीके से मैंने आपसे बताया, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी ही कुछ हो रही है, जबकि उनके कारकुन तो सब बाहर निकल कर आ गए। शिबली फराज को देख लें, तो असद उमर को देख लें, ये सब कल मैंने आपसे क्या कहा था कि ये सब वो है जो इशारों पे चलते हैं। इनको हाँका जाता है, इनकी डोरी को हिलाया जाता है। तो अच्छा, मेरा सवाल जो आपसे अभी इंट्रो में था, वो सैयद साहब ने तो दिया नहीं, उन्होंने तो कहीं का कहीं घुमा दिया। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो इस हुकूमत के साथ हो रहा है कि हर कोई खड़े होकर कहता है कि 5 दिन के बाद इनको वार्निंग दी जा रही है कि ये हुकूमत गिर जाएगी, वो हुकूमत गिर जाएगी। क्या अब कभी भी बड़ी बड़ी हुकूमतों ने जो हुकूमतें बनाई है माजी के अंदर, तो क्या उनके साथ भी सेम ही ये होती थी पोजीशन? ऐसा था, एक वक्त ऐसा था कि एक मुंतखब वजीर आजम को हटाया गया था, उसने कोर्ट के अंदर चैलेंज किया था, कोर्ट का डिसीजन तकरीबन उस वजीर आजम के हक में तैयार हो गया था, उस वजीर आजम के लिए गाड़ियां प्रोटोकॉल वापस आ गया था, हर चीज तय हो गई थी, और आखिरी वक्त में जज ने जो फैसला सुनाया तो उनको कहा नहीं जी आपकी हुकूमत बहाल नहीं हो रही, सिर्फ एक टेलीफोन के बाद। ये 1988 में जनाब मोहम्मद खान जूनियर के साथ हुआ था। रियाउल ने उनको हटा दिया था, और बाद में जब वो कोर्ट में गए थे तो उनकी बहाली तैयार हो गई थी, जजेस ने फैसला तैयार कर लिया था, आखिरी वक्त में ये फैसला किया। ये तारीख है पाकिस्तान की। भुट्टो साहब को जब हटाया गया था तो किस तरीके से उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया था, किस तरीके से इलेक्शन पोस्टपोन हुए थे, ये भी तारीख का हिस्सा है। किस तरीके से बेनजीर की हुकूमत को खत्म किया गया था, किस तरीके से नवाज शरीफ की हुकूमत को खत्म किया गया और वापस उनकी हुकूमत को बहाल कर दिया गया। बकिया आज तक बेनजीर की 2 दफा हुकूमतें हटाई, दोनों दफा बहाल नहीं हुई। सिर्फ वाहिद एक हुकूमत थी जो मियां नवाज शरीफ साहब की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने वापस उसको बहाल किया था, बकिया कोई हुकूमत बहाल नहीं हुई। किस तरीके से नवाज शरीफ से और गुलाम इसा खान से इस्तीफे दिए गए थे, ये भी पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। अब लोगों को पता नहीं मालूम है या नहीं मालूम है, लेकिन ये सब पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है, इनसे हम अलग नहीं हो सकते। ये पहली दफा नहीं हुआ, हमने नहीं देखा 18 में कि आरटीएस सिस्टम किस तरीके से खराब हुआ था, किस तरीके से रात के 9 बजे ऐलान हो गया था कि वजीर आजम कौन बनने जा रहा है। उस वक्त फार्म 45 47 कहीं नहीं था क्या? यही तो सवाल है, मैं यही पूछना चाह रही हूँ। फार्म 47 47 पहले नहीं था क्या, जो 47 की बात हो रही है? थोड़ी है, 11 महीने हो गए जी, आज 11 महीने हो गए। आप देखिए ना इमरान खान को जेल में गए हुए जी। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि फार्म 45 और 47 जो है, अभी 24 में तो पैदा नहीं हुए थे, ये 18 में भी तो थे जी।
804 कैदी अभी तक जेल में है और निकलने के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे, सब लोग बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। ये 77 के इलेक्शन में भी था, 88 के इलेक्शन में भी था और उसके 13 के इलेक्शन में भी था, ये 45 47। लेकिन इस दफा जिस तरीके से इसको हाईलाइट किया गया है, जिस तरीके से इसको सामने लेके आया गया, उसकी बेहतरीन और सबसे अहम वजह ये थी कि आपका सोशल मीडिया इतना सामने आ चुका है, सेल फोन और आपके सेल फोन के अंदर कैमरे इतने रोड पे आ चुके हैं कि 25 करोड़ आवाम के हाथ में कम से कम 20 करोड़ 18 से 19 करोड़ आदमियों के हाथ में तो सेल फोन है ना, और हर एक अपनी मर्जी की स्टोरियां बना बना के डाल रहा है उसमें। हर आदमी अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर रहा है, कोई मुस्तनद खबर आपके पास पहुंचने सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही। आपके पास जनरल पब्लिक की जनरेटेड खबरें ज्यादा हैं और मुस्तनद साफियों की खबरें आपके पास कम है। आप उस आदमी की बात मानने के लिए तैयार हैं कि जिसके 400 फॉलोवर हैं, उस आदमी की बात मानने को तैयार नहीं है कि जिसने एक टाइम गुजारा और एक किसी मुस्तनद अखबार के अंदर या किसी जगह वो काम करता है। देखिए ना, इस मुल्क के अंदर इस वक्त ना सहाफी महफूज हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि निजाम सिस्टम कितना वो हुआ है कि सहाफियों तक की जान महफूज नहीं है, जो सच बोले वो महफूज नहीं है जी। सहाफी तो पूरी दुनिया में कहीं महफूज नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान अकेला नहीं है, हर मुल्क में सहाफियों के साथ। अब तो आप देखें ना सहाफी महफूज है ना जजेस महफूज हैं। अंदाजा लगा लें इस मुल्क का क्या हाल है, जजेस तक महफूज नहीं है जी। देखें, जब आप जजेस की बात करती हैं तो ये सारे जजेस वही हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकामात पे अपने हिसाब से फैसले दिए। ये कोई नई नहीं है, ये इन्हीं जजेस में से जिनको आज लोग सर झुका के सलाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने एक घंटे के अंदर 52 मुकदमात में जमानतें दी हैं। 15-15 मिनट के अंदर इन्होंने केस को मुलजिम को दरखास्त से लेके और एक्सेप्टेंस से लेकर बरी करने तक का 15 मिनट के अंदर फैसले किए हैं। इनके घर में कोई कैमरा लगा के आपके घर में कोई कैमरा लगा के चला जाए, आपको पता नहीं, आपको पता भी चल गया फिर भी वो कैमरा लगा रहेगा क्या? आप मुझे बता दें कि अगर कोई कैमरा आपके घर में लगा जाता है और आपको भी पता है, फिर भी आप इल्जाम लगा देंगे मेरे घर में कोई लगा के चला गया, और वो लगा रहेगा स्टिल? नहीं, कैसे लगा रहेगा? कैसे लगा रहेगा? और अभी भी लोग कह रहे हैं कि वो लगा हुआ था, वो लगा हुआ है, कौन लगा के चला जाता है आपके घर के अंदर? जब आप चैम्बर के अंदर फैसले करते हैं बैठ के, आप चैम्बर के अंदर सारे डिसाइडेड करते हैं और बाहर कोर्ट के अंदर आगे बात नहीं करते, उन तमाम चीजों को भी तो देखें। जब आप अपनी मर्जी के फैसले देते हैं उनको भी कोई तो देखे। जब आपके घर वाले खुले आम खड़े होके कहते हैं कि फला लीडर हमारा पसंद है, या फला, उसको मैं उनकी बीवी कहते कि मुझे वो बचपन से मुझे पसंद है और मेरा फला हीरो है, फला हीरो है, तो क्या उस वक्त अदलिया को कोई सवाल नहीं करता? सवाल आप उसी वक्त, सलाम आप उसी वक्त करते हैं जब वो आपके हक में बोलता है। इससे पहले किसी को सलाम याद नहीं आता। एक फैसला अगर पेशावर से आया था जब इन्होंने बल्ले को बहाल किया था, तो पूरी कौम ने कितना सलाम किया था कि पेशावर कोर्ट ने हक अदा कर दिया, और जब उन्होंने बल्ले का निशान वापस कर दिया था तो क्या हुआ था? उस वक्त पेशावर हाई कोर्ट जो थी वो उसमें आ गई, दबाव में आ गई, टेलीफोन में आ गई, क्योंकि फैसला आपके खिलाफ हो गया। हम अपनी मर्जी के फैसले चाहते हैं, हम अपनी मर्जी के हिसाब से चलाना चाहते हैं हर एक को, चाहे वो दलिया हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, कोई भी हो। मुझे वो लोग चाहिए जो मेरे इख्तिदार के हसूल में मेरा साथ दे। जब आप ये कहते थे कि हम एक पेज पे हैं, तो उस वक्त आप क्या कहते थे कि फौज का सरबराह जो होता है वो कौम का बाप होता है, यही कहते थे ना? और फिर आप ये कहते थे कि सारे फैसले हम मिलके करते हैं और मेरे फैसले होते हैं। एक जमाने में शुरू की अगर आप तकरीरें करें सुने तो उसमें यही था ना कि फैसले मैं करता हूँ, और उसको तो वो उसकी कौन सी हैसियत है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, क्योंकि उसको अपॉइंट मैं करता हूँ, 20 ग्रेड का अफसर है। लेकिन जब आप अमेरिका में कश्मीर का सौदा करके आते हैं तो क्या बाजवा घेरा करके चला आया था क्या? उस वक्त आप साथ, दोनों वहां साथ थे या नहीं थे? क्या बाजवा में इतनी हिम्मत थी कि वो अपना फैसला अकेला करके आ जाता और कश्मीर में 370 लग जाती? खंजराब का पुल, खंजराब का हाईवे जो था 4 साल आपके दौर में बन रहा, पैक 4 साल आपके दौर में बन रहा, ML1 जो बन रहा था कराची से पेशावर बेहतरीन हाईवे, उसको किस वजह से बंद किया हुआ था? वो मंसूबा क्यों कैंसिल किया गया? शेख रशीद ने क्या वजूहत थी जिसकी वजह से किया?
इन तमाम चीजों उससे ईरान से जब आपने LNG ली, जब केसेस आएंगे देखिएगा, जब LNG आपने ली और आपने कागजों में शो ये किया कि हमने खलीज से खरीदी है वो LNG और उसको कितने करोड़ रुपए के अंदर आपने अंडर इनवाइस करके उसको अपने एक टर्मिनल के ऊपर यूज किया, इन चीजों को नदीम बाबर को कौन पूछेगा जाके? 240 अरब रुपए का आपका उसका हवाबाज का वजीर जो था वो टीका लगा गया PIA को, उसको कौन पूछेगा जी? इन चीजों का कोई सवाल जवाब देगा कोई? जब आप ये कहते थे कि मुझे अगर वजीर आजम जो होता है $1 की कीमत गिरती है तो वजीर आजम का जिम्मेदारी होती है, जब आप ये कहते थे कि मुझे पता ही नहीं कि जनाब डॉलर का रेट कब बढ़ गया और कैसे बढ़ गया, तो आपकी सियासत तो इन चीजों पे घूम रही है ना। कहीं आपको कोई नजर आ रहा है कि वो गाड़ियां लेके चला जाता है, किसी को आप कह रहे हैं वो पाइनएप्पल लेके चला जाता है, किसी को आप कह रहे हैं कि जनाब वो घड़ी चोर है, बीवी चोर है, या बीवी चोर घड़ी चोरों के अंदर ही फिरते रहेंगे क्या? हमें इन तमाम लोगों से परहेज करने की जरूरत है। जैसे डॉक्टर कहता है ना कि फला दवा से फला चीज जो है बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तो इन सियासतदानों को अवाम की पहुंच से दूर रखना है। ये सियासतदान हमारे पहुंच के लिए नहीं है। ये हमें तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सियासतदान सिर्फ अपने मफाद के लिए होता है? जी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप कहीं से पीछे तक चली जाएं, और सिर्फ मेरे अपने मुल्क की बात नहीं कर रहा मैं आपको, हर मुल्क की बात कर रहा हूँ। ये सियासतदान एक बहुत बड़ा हमारे और आपके लिए नासूर है। इनके काम सिर्फ और सिर्फ इख्तियार में आना है, उसके बाद आप इनसे पूछे कि अवाम के लिए क्या होता है। उसके बाद अवाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि वो ये अनमोल चीज हो जाते हैं। इन तक रसाई होती है और एक अवाम आदमी के हाथ में नहीं होती। आपने सिर्फ ये तो सियासतदान है ना, उन सेलिब्रिटीज को देख लें जिनको अक्सर हम बैरून मुल्क में देखते हैं कि वो ईद पे आके अपने चाहने वालों के सामने खड़े होकर किस तरीके से बादशाहों के लिए हाथ हिलाते हैं, देखा होगा ना आपने जी। तो अवाम में और इसमें इतना फासला है, कितनी जालियां लगी होती है, कितने जंगले लगे होते हैं, कितने उनके बैरियर होते हैं, उसके बाद वो खड़े होते हैं। अब आप अपने जलसों को देख रहे हैं, पाकिस्तान की सियासी जलसों को, कि अवाम स्टेज और अवाम कितने करीब होते हैं, कितने बीच में बैरियर्स होते हैं, उसके बाद अवाम खड़े होते हैं। जी 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 जी। तो ये मेरे और आप, जब तक ये दूरियां दूर नहीं होंगी, और वो दूरियां कब होंगी? जब मैं और आप अपनों में से लोगों को लेके आएंगे, उनको लेके आएंगे जो आपकी परेशानी को समझते हो, जो आपके गमों में शरीक हो। उस लीडर का क्या करना जो अपने मरने वालों के बाद, जो अपने जी 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 जी, एक सेकंड चौधरी साहब, एक सेकंड जी। आप मुझे बताए ना, नईमुल हक कितना करीब था, आप उसके मरने में शरीक हुए? जब आपको पता चला उसका आखिरी स्टेज है तो आपने उसको कराची भिजवा दिया। उससे ज्यादा करीब था कोई इनका? पूरी लंदन की इनकी वो देख लें सियासत, लंदन में जितने अच्छे रहते थे, नईमुल हक अकेला इनका केयर टेकर था घर में, बनी गाला को अकेला कंट्रोल नईमुल हक किया करता था, इतना करीब था। और इनका सियासी मुशीर भी था और इनका सियासी एडवाइजर भी था मरहूम। किस किस को ये लोग अपनाएंगे और किस किस को लोग छोड़ेंगे? ये सारे लोग जब एक जमाने में, जिस वक्त 94 के अंदर PTI बनी थी, उन लोगों का नाम मालूम है आपको कौन थे उस वक्त? उनमें से कोई नाम तो बताएं कि उस वक्त जब PTI बनी थी और उनके बानियान में कितने लोग थे और वो आज हैं या नहीं है? कितने लोग थे फाउंडर्स के अंदर? खाली इमरान खान अकेले तो नहीं थे ना, 30-40 और भी तो उस वक्त बुनियादी इनके साथ थे ना लोग। कहाँ है आज वो सब? अकबर बाबर उन्हीं लोगों में से था ना एक, जो पार्टी बनी थी उन्हीं में से एक था ना। कहाँ है वो? हफीजुल्लाह नियाजी उन्हीं में से था ना एक, कहाँ है वो? क्यों छोड़ के चले जाते हैं लोग लीडरों को? चले सिर्फ जरा सी बयान पे आके खड़े होके कह देते कि जी हमारे तो फैमिली, हमारे लिए फैमिली अजीज थी। आपके लिए मुल्क अजीज है या आपकी फैमिली अजीज है? आप जब ये जिम्मेदारी लेके आते हैं कि हम आवाम के लिए हैं और आवाम के खातिर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, तो फिर फैमिली आपके सामने नहीं होती, फिर फैमिली सामने आ जाती है। चलें, मैं जरा ये मैसेज इनसे भी लेती हूँ, सवाल साजिद भाई से भी, फिर उसके बाद चौधरी साहब से, फिर वापस आपकी तरफ आऊंगी। जी जनाब, जी वापस आपसे कंटिन्यू करती हूँ। जी जी ये जी साजिद भाई, जाफरी भाई भी आए थे, पता नहीं कहाँ चले गए। जी जी बोले जी जनाब, क्या कहेंगे? चले आप
कुछ नहीं, अब जरा सच का प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। आधा घंटा हो गया झूठ सुनते सुनते, अब जरा सच पे बात कर लेते हैं। ये आप हाफिज और रहमान को लेके बैठ गई। हाफिज नहीं, आपके क्या, आप तो कहती थी कि मेरे लोग जो है वो 24 घंटे रोडों पे घूम रहे होते हैं, वो कहानियां लाके देते हैं, और मैं जो हूँ बहुत बड़ी सहाफी हूँ और ये हूँ। आपके पास खबर? मैंने कब कहा कि मैं बहुत बड़ी सहाफी हूँ? 10,000 दफा इस प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग उठा के आपको भेज दूंगा मैं। भेज दीजिएगा, मैंने कभी नहीं कहा। आप जो कहती हैं कि जी मेरी बात को कोई यकीन नहीं करता है, साजिद हो गए या सैयद हो गए या लियाकत हो गए, उनकी बातों को यकीन किया जाता है। मेरी बात मैंने कब कहा कि साजिद भाई की बात का यकीन किया जाता है? आज रोना भी शुरू कर दिया। ये तो मुझे आपसे तवक्को नहीं थी समीना। क्या रोना शुरू किया? नहीं थी कि आप बिल्कुल बच्ची बन गई। आप क्या रो रही हैं कि जी मेरी आवाज को कोई नहीं सुनता, मैं तो बहुत बड़ी सहाफी हूँ। चले, मैंने कब कहा कि मैं बहुत बड़ी सहाफी, मेरी आवाज को कोई नहीं सुनता? आप पता नहीं कौन से बयान लेकर आ गए। काम की बात। हाँ, मैंने ये कुछ कहा ही नहीं इंट्रो के अंदर जी। अरे मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, कल आप देख लीजिएगा। हाँ, आप भेज दीजिएगा, जरूर याद करके भेजिएगा। मैं दोबारा टीवी पे भी चलाऊंगी जो आप बोल रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले कि मैंने कभी क्या बोला। समझने वाले समझ गए समीना बहन, समझने वाले समझ गए। खैर भी पढ़ रहे हैं पीछे से, आपको आवाजें नहीं आ रही हैं शायद। चले अब आप सुने। अब आप ये जो बातें हो रही हैं कि इमरान खान, अभी मैंने सुना कि जी इमरान खान की पार्टी खत्म करी जा रही है, वो नामो निशान मिट जाएगा पीटीआई का। हकीकत इलेक्शन कमीशन ने बताया तो इलेक्शन कमीशन की ऐसी की तैसी तो ले। अभी तो 3 हल्के जो खुले हैं, इसके बारे में कोई बता दे। NA46, NA47, NA48 इस्लामाबाद के, और ये तीनों सीटें इनसे जा रही हैं। कोई नहीं बता रहा है इस बारे में, कोई बताने के काबिल ही नहीं है कि ये क्या होने जा रहा है। और पार्टी एक तरफ पार्टी खत्म की जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज फैसला दे दिया है कि ये तीन सीटें जो है ये खुल रही हैं। पता है आपको या नहीं खबर है आपके पास? जी ये पता है मुझे, खबरों में जी। शुक्र खुदा का जी, आपको तो पता है कम से कम। फिर आ जाइए, इमरान खान ने आज टेलीग्राफ को आर्टिकल लिखा है, उसके बारे में पता है आपको? नहीं पता? जी लिखा पढ़ा पेपरों में जी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जमीनी हकाइक बताए ना आप। जमीनी हकाइक आप आधे घंटे तक आप झूठ बोलती रहती हैं, ये वो। मुझे इसकी इंफॉर्मेशन देनी थी लोगों को, ये मुझे सुनना था कि देखे एक बात सुने, हमें शो में पता है कि ये सब चीजें लोगों को पता है, न्यूज में बनी हुई खबर आई हुई, मगर हमें ये किसी को नहीं पता, सबको पता होती है। आपको नहीं पता? मैंने तो आपको बताया, ये तो आप कह रहे हैं बड़ी साफी, मैं तो कभी नहीं कहा मैं बड़ी साफी हूँ। कैसने का साफी। इमरान खान जो है वो मरने पे नहीं जाता और जीने पे चला जाता है, खुशियों में शरीक होता है, गम में शरीक नहीं होता। आपको सिर्फ ये पता है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता है। समीना बहन कैसी बातें कर रही हैं आप? बात देखें, दर हकीकत है ये मुझे पता है कि आप जो ना जैदी भाई के बयान पे जाने के बाद मुझे जी टारगेट समीना क्यों हो रही है, इसलिए हो रही है समीना के समीना को टारगेट किया जाए ताकि अकले कुल समझते हैं, उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकलते हैं, और इसीलिए मैं देखिए मैं किसी के बीच में बोलता हूँ, मैं किसी के बीच में आधे घंटे में लोगों को सुनता हूँ, किसी के बीच में बोलता हूँ। चले ठीक है, बोले चले जैदी भाई, आप चुप रहें, इनका बयान सुनने दें, फिर इसके बाद हम बात करेंगे। चले जी। अच्छा, तो बात ये हो रही है कि इमरान खान जो है एक हकीकत बन चुका है पाकिस्तान और जी 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 ये बोल रहे हैं या मैं बोलूं? अरे भाई चौधरी साहब के पास कोई और बोल रहा है जी, वो चौधरी साहब भी नहीं बोल रहे हैं, इनके घर में कोई बात कर रहा है जी। तो देखिए इमरान खान का बात है, आज इमरान खान ने आर्टिकल जो लिखा है, आज आपके जनरल सैयद आसिम मुदीर साहब ने बनाया है, आजादी यकजहती का कोई दिन बनाया गया है आज जी, और उन्होंने कहा है कि जमहूरी जैसे हम जमहूरी आइन पे अमल करते हैं, हम चाहते हैं तो पूरी बुक लिखी है उन्होंने, पूरी बुक लिखी कर वो पे दी गई है जी। तो उसी का आज इमरान खान ने आर्टिकल का जवाब दिया। गौर अली गौर ने जो है ना ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बुक लेकर आए कि जी इमरान खान इन पेपरों के जरिए आप लोगों को जवाब वो दे रहे हैं, सारा कुछ एहतजाज कर रहे हैं, इसमें पढ़ें और पढ़ने के बाद बताएं जी। तो इमरान खान ने उसमें ये जवाब दिया है कि देखें उसने ये फिर दोबारा आज ये बात कही है, मुझे मार दिया जाए मुझे कुछ, मगर मैं इनसे किसी जो आप शिबली फराज का कह रही है ना कि उन्होंने शिबली फराज ने आज आके तो कहा है कि कोई डील नहीं हो रही है और कोई बातचीत भी नहीं हो रही है इमरान खान के साथ। तो फिर बताइए इमरान खान को बाहर कैसे लिखा जाएगा? डील के बगैर, बातचीत के बगैर इमरान खान बाहर नहीं आ सकते, ये आपको भी पता होगा। तो किस वजह से, किस तरह बाहर आएंगे इमरान खान? चौधरी कैसे वापस आ गए? समीना बहन जी, अगर ये बात होती तो यही सवाल है ना, आपसे बताएं कि किस तरह बाहर आएंगे, मैं भी पूछना चाह रही हूँ जी। कल नहीं बताया कि 11 महीने से वो बंद है, तो वो 11 महीने से बंद है, वो चाहे तो 11 सेकंड के अंदर आ भी जाए, इत्तेहाद भी कर ले, और ये जितने भी पीडीएम वाले हैं भगोड़े
मगर वो इनसे डील किसी सूरत नहीं करेगा, क्योंकि अवाम उसके साथ है। ये अवाम का जो हम लोग ताना सुनते रहते हैं ना, मुझे अभी कश्मीर बिक गया, फला बिक, भाई एक केस बता दो, कश्मीर पे केस बना दो, उसमें बनाओ तो कश्मीर पे केस, वो गैस, वो ईरान से गैस, उस पे केस बना दो, गैस, यानी केसेस कोई नहीं बने हैं। उसने कश्मीर बेच दिया, वो गद्दार भी हो गया, मगर केस कोई नहीं बना। मगर आप मेरा ये मतलब है समीना भाई, कम से कम आदमी हकीकत तो बयान करे ना, 16 करोड़ नहीं, 5 करोड़, 10 करोड़, एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है जिसका नाम है पीटीआई। इसके बगैर पाकिस्तान का चलना नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है। अब आप चौधरी साहब को ले रहे हैं, मैं बात करता हूँ। जी चौधरी साहब बोलिए आप सर। देखिए ये जो है ना, उसको गलत मतलब ले लेते हैं। जैदी साहब का ये मतलब ये था कि कश्मीर कोई पैसा लेके बेच दिया, ये बेच दिया। मतलब जैदी साहब का कहने का मकसद ये था कि आप एक प्राइम मिनिस्टर हैं और आप आर्मी चीफ के साथ गए हैं और वो 370 हट गई और आपको पता नहीं लगा। तो हर अकलमंद आदमी यही कहेगा ना कि इनको डांट के बैठावा, चलो भाई ये हो गया। हाँ ना, उसके बाद 370 के बाद आपने कोई कार्रवाई की ना, कोई एक्शन लिया, कोई जबानी कोई स्ट्रॉन्ग बयान दिया जाता, कोई इस किस्म का किया था, कुछ भी नहीं। 2-3 दिन ऐसी रोना गाना करके उसके बाद बैठ गए। वो तो आवाम को तो यही मैसेज किया ना दुनिया में कि इन्होंने खुद दे दिया। जली साहब का कहना सही है, जली साहब ने बात सही की। आप एक प्राइम मिनिस्टर हैं और आप वहाँ अमेरिकन सदर से मिलके आ रहे हैं, उसके फौरन बाद ऐसा हो जाए जी, तो हर समझदार आदमी यही कहेगा कि ये हुआ है, इन्होंने दिया है। तो बात सही है साहब। अगर आपकी गुस्ताखी माफ हो, बीच में एक जुमला कह दूं आपसे, तो फिर जरा कारगिल का भी बता दें, जो भगोड़े ने हाथ मिलाया था कि जी मुझे हाथ मिलाना है, परवेज मुशर्रफ साहब को वापस बुला लिया था, तो फिर उस पर भी जरा रोशनी डाल दें थोड़ी सी। अगर ये सही है तो फिर उसने भी यही किया था भाई, उसने भी यही किया था। औरों को भी घसीटिए ना। परवेज मुशर्रफ तो कमांडो था, उसने तो गले से पकड़ लिया था भाई। अरे वो तो इन्होंने दावेबाजी करके फौज को वापस बुलाया, पूरा रास्ता बंद कर दिया था। सारा इनका सियासतदानों को दावेबाजी थी। परवेज मुशर्रफ ने तो गले से पकड़ा हुआ था भाई, वो कमांडो आदमी था भाई, उसने ऐसी तैसी कर दी थी। चौधरी साहब एक मिनट, चौधरी साहब, इमरान खान ने तस्लीम किया था कि ये कारगिल पे परवेज मुशर्रफ ने गर्दन से पकड़ लिया था? पूछे ना उस लीडर से कि इमरान खान ने तस्लीम किया था? नहीं, ये तो लीडर तो ऐसे ही है ना, इमरान खान कैसे तस्लीम करेगा? उस बीवी चोर ने, उस लंगड़े ने तस्लीम किया था? नहीं भाई याद दिलाना तो आता है, लेकिन ये भी तो याद रहो कि उसने क्या किया था। उसने तस्लीम किया था कि परवेज मुशर्रफ ने क्या काम दिखाया था मुल्क के लिए, और उसने नवाज शरीफ ने क्या खत्म करवाया था, किस तरीके से तबाह करवाया था। यही तो मैं कहता हूँ, हमेशा पॉलिटिशियंस के बारे में यही तो करता हूँ, हर बर्बादी के पीछे ये होता है। आपने शुरू मुख्तसर तौर पे यही कह दिया कि ये आते हैं इसी मनी के लिए, आते हैं लोगों को मरवा देते हैं। और मिसाल के तौर पे आप कहते हैं हुकूमत में आएंगे, आप 3.5 साल में आपने कौन सा कारनामा किया कि आप हुकूमत में आके कौन सा तीर मारेंगे? चुपचाप बैठ जाइए आप जहाँ बैठे में, क्या करना है आपने? आप ये कह रहे हैं कि 3.5 साल बाद हुकूमत में आएंगे, क्या करना है 3.5 साल के बाद? 3.5 साल आप 9 महीने से वो जेल में, तो आप कह रहे हैं कि मजीद और जेल में बैठे रहे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अभी तो आपने कहा कि बैठे रहे जहाँ बैठे हुए, आप बाहर आने की क्या जरूरत है? जी, अगर जेल से निकल के फर्ज करें, अगर जेल से निकल के हुकूमत में आ जाएंगे, हुकूमत बन जाए, इनको प्राइम मिनिस्टर हो जाए, तो क्या कर लेंगे? कोई तीर मार लेंगे? कुछ नहीं करेंगे, अभी मुल्क के तो हालात बहुत ज्यादा खराब है। सवाल तो यही पैदा होता है। कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते। लूट मारी का बाजार गर्म होगा और कुछ नहीं होगा। ये खाने पीने की बात होती है। चौधरी साहब, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के जवाब दीजिएगा। इमरान खान खड़ा हो और ये तीनों खड़े हो, शहबाज, नवाज और जरदारी, आप इन चारों में से किसको वोट देंगे? अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के जवाब दीजिएगा। एक को वोट देना लाजमी है। ये 2 भाई और जरदारी और ये इमरान खान। अरे तो अभी तो जब खड़े होंगे तब की बात है ना, अभी कहाँ से मिसाल लेने बैठ गए? वो कहेंगे इमरान खान को दूंगा, उससे सबसे बेहतर है। जहाँ बैठे हुए हैं चौधरी साहब, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कहते हैं इन सबसे अच्छा है, कभी कहते हैं वो शुरू से कहते हैं कि है ना इमरान खान इनसे कम चोर है। आप नहीं क्या करें जी, साकिब साहब तो एक काम बड़ा गलत करते हैं जी। वो ये करते हैं कि वो इमरान खान को नवाज शरीफ और जरदारी से क्यों मिलाते हैं भाई? हाँ,
सबसे बड़ा काम गलत। मैंने बोला यार, हाँ। वो उनका लेवल बहुत हाई है, वो बहुत ही दुनिया के है कि यहाँ पे लोग आके सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में अपना बलबला निकालते हैं। मैं कोई इमरान खान का फेवर का आदमी नहीं हूँ, मैं कोई इमरान खान को फेवर नहीं करता, समझ रहे ना, लेकिन फिर भी बात में ईमानदारी करूंगा। अरे भाई आप लोग क्यों इमरान खान नवाज शरीफ को कर रहे हैं? आप जो बात मैंने की अभी मेरे साथ ये सैयद साहब भी आ गए, मैं इनकी से बात करूँ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब। जी वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, बात हो रही थी सियासतदानों की कि वो ठीक नहीं है। मैं दोनों कॉलर की बात से डिसएग्री करता हूँ। जब आप पॉलिटिशियन की बात करते हैं तो आप ऐसे लोगों की बात करें जो बाकी पॉलिटिशियन थे या हैं। ये पॉलिटिशियन थोड़ी है, ये तो लाइव लोग हैं ना जी। इन्होंने कौन सी, या इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, ये सब लाइव लोग हैं, ये कोई पॉलिटिशियन थोड़ी है। तो फिर कौन है पॉलिटिशियन सैयद साहब? बेनजीर थी पॉलिटिशियन। कहाँ से थी यार, वो तो कातिल थी। अब कहाँ से कातिल आ गए? आप भी हद करते, बेनजीर को तो खुदा के लिए बख्श दें आप लोग। नवाज शरीफ हो गए, बेनजीर हो गए, जरदारी हो गए, ये तो कातिल लोगों में शुमार होता है इन लोगों का। मुझे बात करने दे प्लीज यार। आप बात कर लीजिएगा, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको प्रूव कर दूंगा। मैं बात कर लूँ तो उसके बाद आप बात करते हैं, ठीक है? तो उसके बाद बेनजीर पॉलिटिशियन थे, वली खान पॉलिटिशियन थे, जीएम सैयद पॉलिटिशियन था, और मिराज मोहम्मद खान, मिराज खालिद, शेख रफीक, राना फूल, वो दूसरे वो थे एक अपने पंजाब के वजीर आला, पॉलिटिशियन थे, बैकग्राउंड था, डिप्टी सतह से आए थे, काउंसलर की सतह से आए थे, या सियासी तरबियत हुई थी। अब ये जो लोग हैं ये लाए हुए हैं, इनके कोई अपने फैसले होते नहीं है, चाहे वो इमरान खान हो चाहे शहबाज शरीफ हो। इमरान खान ने भी आखिर में कबूला कि उनसे फैसले कराए जाते थे, उनकी तो मर्जी होती नहीं थी। जी, उन्होंने कहा मुझे तो करने ही नहीं दिया कुछ भी, मैं करना चाहता था नहीं करने दिया। जी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, अगर नवाज शरीफ कुछ फैसले करते भी थे तो बहुत सारे फैसले उनके मुल्क के मफाद में नहीं थे, या मकाना फैसले थे। और इसी तरह क्योंकि इनकी कोई जो इनके साथ जो लोग हैं वो शाहिद हुसैन सैयद हैं, या और भी बहुत सारे सीजन पॉलिटिशियन हैं, मेहताब अब्बासी हैं, इनको पीछे कर दिया जाता है, ये पीछे चले जाते हैं, इनकी बात नहीं सुनी जाती, क्योंकि ये सियासतदान है और ये सही बात करते हैं। रजा रब्बानी है, बेहतरीन पॉलिटिशियन है, लेकिन ये अपना एतजाज हसन है, सियासी वाबस्तगी छोड़ दीजिए आप। अब हमारे यहाँ होता ये है कि एक गवर्नमेंट बनाई जाती है जिसका जो लीडर होता है वो पहले से उसको फीड किया हुआ होता है, वो रिपोर्ट होता है कि उसको वही करना है जो दूसरे लोग कहेंगे, वही उसने पॉलिसी रखनी है जो दूसरे लोगों ने बताई है, वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता। वहां पे फिर वो जब कहता है ये कि मुझे अपनी मर्जी से काम ही नहीं करने दे जा रहा, तो फिर मैं अपने मफाद को सीधा करूं, तो वो ये कहता है कि मेरी तो कोई से है नहीं ना, मेरी कोई साउंड फुटिंग है यहाँ पे, मुझे ये भी नहीं पता कि आज रहूंगा या कल रहूंगा नहीं रहूंगा, तो वो फिर वो सियासी उससे जो है वो फायदे उठाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये सियासत में ये प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों को अपने फैसले करने दें और जो लोग बाकी पॉलिटिशियन हैं उनको आप इलेक्शन लड़ने दें, हर किसी के लिए इक्वल ग्राउंड हो, तो सियासी सूरत हाल भी बेहतर हो जाएगी। सैयद साहब मैंने ना ये एक सवाल है ना जैदी भाई से भी पूछा था और वो दूसरे सैयद साहब से भी पूछा था, मगर उन्होंने भी दूसरी बात की, मगर सैयद साहब ने जैदी भाई ने दिया। ये बताएं कि ये जो अभी इस हुकूमत ये जो बनी है, हमेशा दूसरे लोग हुकूमत बनाते हैं ना, आपके बकौल के जिंदगी भर बड़ी बड़ी हुकूमतें जो हुकूमतें बनाती हैं और लेकर आती हैं, और रातों को हुकूमतें गिरा भी देती हैं जब दिल चाहता है उनका, जैसे 12 बजे इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा। तो अभी ये जो हुकूमत बनी है, जब इमरान खान की हुकूमत बनी थी तब इतनी सारी चीजें सुनने में नहीं आई थी, मगर जैदी भाई ने कुछ मिसालें दी जिनके साथ यही हुआ था। तो आप बताइए क्या इस तरह की कहानी हुई है जिस तरह अभी हफीज नईम साहब आके बाहर निकल के जमात इस्लामी वाले कह रहे हैं कि किसानों के साथ अगर इन्होंने 4 दिन के अंदर फैसला नहीं किया, गंदुम नहीं लिया गया, तो अब किसान ही इनकी हुकूमत गिरा देंगे। जिस तरह थोड़े दिन पहले 2 दिन पहले फवाद चौधरी ने कहा कि जी अगर फजलुर रहमान और इमरान खान की पार्टी आपस में मिल गई तो ये हुकूमत का तख्ता उलटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी इसका तख्ता उलट जाएगा। तो ये चीजें इतनी बातें हो रही है कि ये हुकूमत इतनी कमजोर है कि हर कोई इसी तरह की बात की मीडिया में बात कर रहा है कि शहबाज शरीफ तो किसी और के कहने में वो तो खुद फैसले नहीं कर सकते, इतने कमजोर है, उनके पास इख्तियार नहीं है, उनके कंधों पे कोई और ही बैठा हुआ है।
तो ये सब चीजें क्या पहले वाली जो हुकूमतें बनी है उनमें भी ये सब चीजें पाई जाती थी? जैसे नवाज शरीफ को जब लाया गया, अभी तो नवाज शरीफ को कहते हैं कि वो तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं है, उनके पास तो अल्फाज ही नहीं है, इस तरह की बातें मीडिया में बताई जा रही है, बाकायदा की जा रही हैं। तो आप बताएं कि इस तरह बेइज्जती उन लोगों की हो रही है बेतहाशा कि मैंडेट चोरी किया है, वो तो बुरी तरह हारी थी मरियम नवाज साहबा, तो किसी तरह भी वज़ीर आला जो पंजाब की बनाई गई हैं, तो उनका तो मुंह इस काबिल नहीं है कि वो कुछ कर सकें, और ये हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकेगी बल्कि आवाम से बहुत कुछ छीन ले लेगी, आवाम को कुछ नहीं, सड़कों पे आ जाएगी आवाम, बिजली तक तो सस्ती नहीं खा सकते, नान तक तो सस्ती नहीं खा सकते, रोटी जो है एक आम आदमी खा ले। तो पूरा वो नामा वो लेके बैठे हैं। मैंने आपके ये सारे सवालात हैं जिनके जवाब आप दे देने, क्योंकि आपके पास बड़े ठंडे दिमाग से सुनते हैं, ठंडे दिमाग से जवाब देते हैं। बात जी। ये है कि जब बेनजीर की गवर्नमेंट बनी थी वो एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं, मगर आपको ये भी बात समझनी है लोगों को कि 12-12 साल जब माशाल्लाह रहता है जी, और उसके बाद इतना उसमें जो है वो जमूद हो जाता है कि जब जमहूरियत आती है लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, तो वहां पे मामला को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता, और उसके बाद फिर होता यह कि उनको गिराने के लिए कुव्वतें सरगर्म हो जाती हैं, मैं इसके खिलाफ हूँ। फिर जो यानी कि आप ये कह रहे हैं अभी कुव्वतें जो सरगर्म हुई हुई हैं तो इनके खिलाफ है। आपकी बातें समझ में नहीं आती, आपकी बातें समझ में नहीं आती कि जमहूरियत आ जाती है, 12 साल बाद जमहूरियत आ जाती है, लुटेरे बाहर बैठे। एक सेकंड के लिए नदीम भाई ने मेरी बात सुनी है। सैयद साहब एक सेकंड साथ रहे, सैयद साहब साथ रहिएगा, सर साथ रहे। नदीम भाई ने मेरी बातें सुनी है, शायद उनका कोई जवाब देने आए। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है समीना? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे सर? बिल्कुल, अभी मैं आपकी बात सुन रहा था कि ये मुझे पता था मेरी बहुत बड़ी कमजोर है, तो ये है और वो है। मुझे कोई एक बात बता दें, मुझे नहीं पता, यहाँ पे मेरी उम्र से छोटे भी हैं और इक्का दुक्का साल शायद बड़े भी होंगे। अरे उम्र को छोड़े, आप बात करें जी। नहीं, मैं जो बात पूछना चाह रहा हूँ ना उसमें उम्र का वो है। अच्छा, अमल दखल है, ओके। ये मुझे बता दें कितने साल से ये कौन सा था जब हमने ये नहीं देखा कि मुल्क जो है ना एक बड़े मुश्किल दौरान से गुजर रहा है? कौन सा साल बता दें आप, कोई गवर्नमेंट बता दें। सही कहा, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, कौन सी गवर्नमेंट? हाँ, सिवाय 2017 से पहले जो ये नवाज शरीफ जी और मुशर्रफ का दौर, जी ये दो थे। 17 वाला तो मैंने देखा नहीं, मैं पाकिस्तान में नहीं था उसको, जी जी। लेकिन मुशर्रफ का देखा कि उसमें था कि अच्छी मतलब इकोनॉमी जा रही थी। लेकिन में आजकल तो सारे मुल्कों की इकोनॉमी ऐसे हो रही है सिवाय इंडिया के। जी, ठीक है ना, आप देखो दुनिया में हर जगह अनार्की, पहली बार है कि गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियली तौर पे नीचे जा रही है। जॉब आप अपने कनाडा में देख लेना। हाँ, हालात देखें मैं एक सर्वे पढ़ना था कि जी। लोअर जॉब वैकेंसीज हैं सब कनाडा में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं मिल रही, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पढ़े लिखे लड़के डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपको पता है, बहुत परेशानी है। डिग्रियां ले ली, इतना एजुकेशन हासिल कर ली, लेबर जॉब पे जाना पड़ रहा है बेचारों को, वो भी नहीं है। विनर्स में जॉब नहीं मिल रही, नौफिल में जॉब नहीं है, आप सोचिए, अंदाजा लगा। तो ये जो है ना, ये आप ये छोड़ दें इसको, मेरी ये हुकूमत, कोई भी हुकूमत इस दौर में कोविड के बाद कोई भी हुकूमत रहती, कोई भी नहीं चला सकती थी मुल्क। मैं आपको कई दफा कह चुका हूँ। जी जी जी। और ये अच्छा ही हुआ कि खान साहब को नहीं मिली, क्योंकि फिर खान साहब उसी चक्कर में आ जाते दोबारा। तो एवरीथिंग हैपेंस सो गुड, अगर वो अंदर बैठे हो ना तो कोई ना कोई उनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, चले जी, ठीक है, हाँ जी, ओके ओके, थैंक यू। मुझे पता था नदीम साहब के बहुत छोटा सा मैसेज होता है, वो बिल्कुल एक लाइन देके जाते हैं, जब कोई बात सुन रहे होते हैं तो फौरन आते हैं बात करने के लिए। वो कह रहे हैं कि है ना कि इमरान खान जो अंदर बैठे हुए हैं उनके लिए सबसे सब लग रहा है कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, और कभी भी कोई भी हुकूमत आती है तो उसको हमेशा यही कहते हैं कि जी सही काम नहीं कर रही है, उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हर हुकूमत को। बताएं क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? वो ये उन्होंने अपनी बात कह के चले गए कि आज तक मैंने ऐसे नहीं देखा कि हुकूमत परफेक्ट हुकूमत है किसी की भी। देखिए, पाकिस्तान में मसाइल बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो जब मसाइल, मगर उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि यहाँ पे कौन से कम मसाइल है, यहाँ पे भी तो इतने मसाइल हैं, यहाँ पे भी तो लोगों के पास पढ़े लिखे लड़के जी इस कंट्री के, जिसमें कनाडा में 200 साल की जमहूरियत है, आप यहाँ 35 साल की भी नहीं है। फर्क है ना, कनाडा 3.5 करोड़ का मुल्क है, वहाँ 25 करोड़ का मुल्क है, 6 मुख्तलिफ जुबानें बोली जाती है, मसाइल ज्यादा है जी, मसाइल ज्यादा है, तो एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत हाई होती है। अब ये कि अगर आप ये समझते हैं कि इस गवर्नमेंट को, देखिए इमरान खान जब आए थे ना, मैं इमरान खान का मुखालिफ इसलिए हूँ कि सियासत उनको अभी भी नहीं आती। दूसरी बात है, मेरे उनसे अगर आप कह लें कि
जो अपोजिशन की वजह है या उनको मैं पसंद नहीं करता हूँ, उसकी वजह मैंने आपको कई दफा बताई, फिर दोबारा भी बता देता हूँ। एक तो उन्होंने मेरे शहर की आबादी कम कर दी 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ लोगों को उन्होंने उड़ा के फेंक दिया, दूसरा कोटा सिस्टम मुस्तकिल कर दिया। इस आदमी को कल मैं जिंदगी में वोट नहीं दूंगा। ठीक है, पूरा पाकिस्तान भी दे देना, 24,999 लोग, मैं नहीं दूंगा जी। उसकी वजह यह है कि मेरा इख्तलाफ ये है कि हमने आपको वोट इसीलिए दिया था पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कि आप हमारे मसाइल को सुनेंगे और हल करेंगे। आपने बजाय मसाइल सुनने के आपने हमारा तो काम ही कर दिया जिंदगी भर के लिए। तो खैर ये एक अलग मामला। दूसरी बात ये कि जब उनको मौका मिला और उनके पास सपोर्ट बहुत ज्यादा थी, चारों तरफ से सपोर्ट थी, मीडिया की भी थी, अदारों की भी थी, तो अब उन्होंने क्या करा, अपने गिर्द मुशीर जमा कर लिए। मैंने उस वक्त ये कहा था, देखिए ये बहुत गलत फैसला कर रहे हैं, इनको चाहिए कि जो लोग सियासी तौर पे जीत के आए हैं उनको आगे करें। इन्होंने उनको पीछे कर दिया और मुशीर आगे कर ले, ये सब छोड़ के भाग जाएंगे। उस वक्त लोग मेरी बड़ी अपोजिशन क्या करते थे, आप देखने सामने नतीजा क्या हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी सियासी पार्टी अब आई, मिसाल के तौर पे ये लाई गई है, इस तरह कह लेते हैं कि ये लाई गई गवर्नमेंट है, पहले भी गवर्नमेंट लाई गई थी और आज ये भी आएगी। अब क्या पाकिस्तान ये मुकम्मल हो सकता है कि इस गवर्नमेंट को गिरा दिया जाए, इस गवर्नमेंट को अभी 4 महीने भी नहीं हुए, ये टप्पल हो जाए, नए इलेक्शन हो? ऐसा करने से क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर होगा, पाकिस्तान में अबतरी आएगी या सियासी इस्तेहकाम आएगा? या फिर इसकी जगह डायलॉग होने चाहिए और इसकी जगह असेंबली के अंदर से कुछ अगर हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। जी 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 जी, एक सेकंड जी। हेलो जी। हेलो हेलो जी। पिज़्ज़ा? नो, इस इज द रॉन्ग नंबर। पिज़्ज़ा। जी सही है, साहब बोले। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि जो अब सियासत में आपके पास एक सूबे की गवर्नमेंट है और उस सूबे के तकरीबन 4 करोड़ की आबादी है। जी जी जी। इसके अलावा भी आपके जी 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 बोले 60-70 असेंबली के मेंबर हैं, कौमी असेंबली में और सूबाई में भी, हर सूबे में है। तो अब आपके जो हल्का है, आपकी जो आवाम है, आप एक तो गवर्नमेंट में होते हुए केपीके में वो 4 करोड़ लोगों को रिलीफ दें, उनके लिए, क्योंकि 21वीं तरमीम के जी, तो आप बड़ा काम दिखा सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि आपके जो हल्के के लोग हैं बाकी पूरे पाकिस्तान में, वहां जाएं, लोगों के साथ बैठे, उनके मसाइल हल करें और इलेक्शन का इंतजार करें। हो सकता है इलेक्शन 4 साल बाद हो जाए, हो सकता है इलेक्शन 2.5 साल 3 साल बाद हो जाए, लेकिन ये कहना कि फौरी इलेक्शन नहीं। ये जो नारे होते हैं ना अपोजिशन के 4 दिन में गवर्नमेंट गिर जाएगी, आप पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में देख लें या दुनिया की हिस्ट्री में देख लें कि बयानात से कभी गवर्नमेंट नहीं गिरती। और वो भी ये हाफिज नईम के 3 सीटें हैं उनकी पूरे पाकिस्तान में सूबाई। मगर शोर तो कितना मचाया उन्होंने आज। यार शोर तो मुझे भी आप मौका दे दें, मैं भी आके शोर मचाना शुरू कर दूंगा, उसमें क्या है। बात ये है कि क्या तो ये बताएं कि इमरान खान कहते हैं कि मुज़ाकरात के बगैर बाहर नहीं आ सकते, तो उनको बहुत मुज़ाकरात करने चाहिए, मगर वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं, बाकी सियासतदानों से नहीं करना चाहते, और इस्टेब्लिशमेंट अभी उनके साथ कुछ भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप बताएं किस तरह इमरान खान 9 महीने हो गए उनको अंदर हुए। पहली बात तो जब मुज़ाकरात कोई करता है ना, उसके लिए एक रास्ता हमवार किया जाता है। आप पहले सीज फायर करें, आप दिखाएं कि भाई हमारा सोशल मीडिया, हमारा जो भी पॉलिटिकल मीडिया है, ये जो है इसने स्टॉप कर दिया, सीज फायर कर दिया है पाकिस्तान के मफाद में, पाकिस्तान की आवाम के मफाद में। हम मिलकर बेहतर काम करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, माजी में जो हो गया उसको भूल जाएं। आप पहले शो करते हैं गेस्चर, जब आप अपना गेस्चर शो करते हैं तो फिर दूसरी फरैग भी है वो आपके पास आगे बढ़ता है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कि जो है वो जो आर्मी चीफ के बारे में तरह तरह के रोजाना सोशल मीडिया पे, और आज भी मैं देख रहा था गलीज गलाजत और ये वो, और फिर आप कहते हैं कि मैं इनसे मुज़ाकरात करूंगा। वो आदमी आपसे मुज़ाकरात क्यों करेगा भाई? आप मुझे गालियां दें और फिर मैं आप मुझे कहें कि मैं आपसे मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, मैं बोलूंगा यार पागल, मैं क्यों मुज़ाकरात करूँ? तो उसके लिए राह बनानी पड़ती है, उसके लिए रास्ते हमवार करने पड़ते हैं, उसके लिए कुछ रीअश्योरेंस होती है, कुछ जमानतें होती हैं। ये इस तरह हवा में बात नहीं की जाती कि मैं ही मुज़ाकरात करूंगा एस्टैब्लिशमेंट से। तो दूसरी बात ये कि मैं तो इसके बात के भी मुखालिफ हूँ कि आप एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें। इसका मतलब ये है कि फिर आप उनको ताकतवर कर रहे हैं, उनको आप जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। आपके मुज़ाकरात होने चाहिए सियासी पार्टी से, और वो एक सब फरीक होंगे, यानी आप उनको बताएंगे कि
कि भाई हमारे मुज़ाकरात ये हम ये करने हैं, अगर उनको बताने की भी जरूरत नहीं है यार आपको। जी जी वो आपके मातहत है, आप तो उनको रोल अपना सुपर बॉस समझ रहे हैं, तो फिर वो क्यों पीछे जाएंगे? जब वो मुज़ाकरात क्यों करें आप उनसे? वो आपके सबऑर्डिनेट है ना। दुनिया भर में जो फौज होती है वजीर आजम के सदर के नीचे होती है। सबऑर्डिनेट आप उनको अपने से ऊपर खुद तस्लीम कर रहे हैं जब, तो फिर आप कहाँ ठहरते हैं? आप तो पहले ही से आप एक लेवल नीचे आ गए। ठीक है, आप सियासी पार्टियों से मुज़ाकरात करें। अब भाई हकीकत क्या है? आप देखें ना, हकीकत पे आना चाहिए। हकीकत ये है कि पाकिस्तान में जो बड़ी पार्टियां हैं वो 3 ही पार्टियां हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई है। अब आप इस हकीकत से आग चुराएं कि मैं पीपल्स पार्टी या नवाज लीग से बात नहीं करूंगा, तो फिर मुमकिन नहीं है कि आप कहीं जाके ठहरें, क्योंकि हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि यही पार्टी है इस वक्त पाकिस्तान में। अब आप जाके जो है वो चार आने वाली टांगा पार्टी से मुज़ाकरात कर भी लेंगे, सुन्नी इत्तेहाद से, बैदुल मुस्तमीन से और अल्लम गल्लम छल्लम से, टीएलपी से, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको बड़ी पार्टियों से ही मुज़ाकरात करने पड़ते हैं और कुछ देना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी में बड़े लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद बेतहाशा आप देखें ना, माजी में कितने हुए थे। अब देखें सब साथ बैठे ना एक आखिरी। वो एक मुआहदा करा उन्होंने समझ में आ गया कि इससे हमारा नुकसान है, इससे फायदा नहीं, तो वो दोनों साथ बैठ गए और अभी भी साथ चल रहे हैं। अब गलत चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, एक अलग बहस हो सकती है इस बारे में। जी जी, सही चल रहे हैं, अलग चल रहे हैं, ये बहस हो सकती है। ये कहना चाहता था, अगर और कॉलर हैं। अरे बहुत सारे कॉलर आए थे मगर मैंने उनको होल्ड किया और वो ड्रॉप हो गए। कुछ आए थे पूरे लाइन से कॉलर आ गए थे मगर वो ड्रॉप होके चले गए। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं। जी जयदी भाई, आप क्या कहेंगे? आप जी जनाब, मैंने कहा था आपकी तरफ आती हूँ दोबारा से। जी नहीं समीना, देखें सैयद की बात जो है वो सही है, इसमें कोई शक नहीं है कि मुज़ाकरात जो होने चाहिए वो सियासतदानों के दरमियान, मगर वो करने के लिए तैयार नहीं है ना वो जो है पीटीआई के लोग। जी, जैसे मैंने आपको अभी शायद 3 दिन पहले बताया था कि जनरल नौजी साहब एक हैं, वो बीच में आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि कुछ मुशाहिद हुसैन वगैरह को साथ लेके और फौज के जरिए वो कुछ फौज को चाहते हैं कि। अरे मैंने सैयद साहब से ये नहीं पूछा ये किसानों के साथ जो जाती हो रही है, क्या हकीकत में ये जाती हो रही है या ड्रामा हो रहा है? चौधरी साहब ने तो एक दफा कहा था ड्रामा, मगर इसमें तो सीरियस बात हो रही है। जी, उन्होंने लोधी साहब ने भी जो तजावीज रखी हैं फौज के साथ और जो अपने उन्होंने प्रोग्राम बनाया वो यही है कि आप कम से कम 1.5 से 2 साल के लिए अपने पास से ये सोशल मीडिया को नीचे कर दें। ये शोर शराबा, ये झूठ, ये लान तरानियां जो है और ये 2-2 नंबर के 2-2 पैसे लेके जो लोगों को अपने आप सोशल मीडिया पे बिठाया हुआ है आपने, उन लोगों को कहें कि नीचे हो जाए और एक मफाहमत की तरफ आए। असेंबली के अंदर आप सकून से बैठें और एक दूसरे से जो पार्लिमानी रिवायत है, जो पार्लिमानी तरीकेकार है, उसके जरिए बिल टू बिल या पॉइंट जो आपका केस टू केस है उसके ऊपर लड़ने की कोशिश करें। अपने एहतजाज का दूसरा तरीका निकाले। जरूरी तो नहीं है ना कि स्पीकर के चारों तरफ खड़े होकर तस्वीरें लेके और गालम गलोच और शोर और जूते उछाल के आप एहतजाज करें। आप मौजूद माशरे के अंदर काली पट्टियां बांध के या 1 मिनट की खामोशी करके, यही तरीकेकार होता है ना एहतजाज के। जो पढ़े लिखे जो मुल्कों में आपने देखे होंगे कि काली पट्टियां बांध लेते हैं, दैट्स मीन कि आप एहतजाज कर रहे हैं, आप 1 मिनट की खामोशी कर रहे हैं, एहतजाजन खामोशी कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि इन तमाम चीजों पे अमल किया जाए और उसके बाद जब आपकी थोड़ी सी कोई ये जो हीट वेव्स हैं ये नीचे आ जाएं, तो जब आप सामने एक दूसरे के टेबल पे बैठेंगे तो आपकी लड़ाई झगड़े की बातें होंगी थोड़ी सी पुरानी हो चुकी होंगी और उस दौरान आप दोनों तरफ का अपोजिशन और इख्तिदार का जो तर्ज अमल होगा वो फिर दूसरे तरीके से होगा। तो कम से कम 1-2 साल के लिए इसको नीचे कर दिया जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि पीटीआई या पीटीआई के लोग या पीटीआई की क़यादत इन चीजों को या इंतजावीज को कबूल करेगी। तो एक तरफ तो इनकी सियासत यही है कि हम किसी न किसी तरीके से इख्तिदार की तरफ जाएं, तो क्या ये कैसे हो सकता है जो इनके बुनियादी असूल है कि पहले हमें 8 फरवरी वाली पोजीशन पे लाया जाए, जो इनकी ख्वाहिश है या इनकी सोच है कि हमारी 170 सीटें थी। सामने वाला तो आपकी 170 सीटें मान ही नहीं रहा, आपको 170 सीटें कैसे दे देगा? और जब आपको 170 सीटें दे देगा तो वो जो सामने देने वाला है वो तो बैकफुट हो जाएगा ना। आप तो
इख्तियार में आ जाएंगे तो फिर आपकी मर्जी चलेगी या उसकी मर्जी चलेगी? तो वो क्यों चाहेगा भाई कि आपको इस पोजीशन पे लाए और फिर अपने आप को पीछे करके आपसे बातचीत करे? और उससे बड़ी बात ये बात, इसको मैं दोबारा वो करूंगा कि भाई दे आर अवर, आप खुद कहते थे ना कि ये तो मेरे सबऑर्डिनेट है, इनको तो हम अपॉइंट करते हैं, वजीर आजम का हक है, और वो प्रेसिडेंट और वजीर आजम जो है वो चीफ ऑफ कमांड होते हैं ना आपके। तो आप अपने सबऑर्डिनेट से क्या मुज़ाकरात करना चाहते हो? आपको तो अपने बराबर वाले से मुज़ाकरात करनी चाहिए ना, जो आपका लेवल का हो। जी, सियासतदान का लेवल है ना। सियासतदान का लेवल जो है वो डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर नहीं है। वज़ीर आज़म का लेवल आईजी या ये 20-22 ग्रेड के वफाकी सेक्रेटरी नहीं है। आपका जो एस्टेब्लिशमेंट का सरबराह है वो 22 ग्रेड का सरबराह है, वो इससे बड़ा उसका ओहदा नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम उससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आपको मुज़ाकरात अपने हम पहलू बराबर वाले उससे करने चाहिए, सियासतदानों से करने चाहिए, और यही सियासतदान ही मिलके पार्लियामेंट बनाते हैं। पार्लियामेंट बनाने में जो किरदार है वो सियासतदानों का है। उसमें आइन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सुपीरियर है आपके पार्लियामेंट से। कह तो रहे हैं कि हुकूमत के गिराने के लिए आपको पार्लियामेंट में आना होगा, पार्लियामेंट में आपको आवाज उठानी होगी, तभी आप लोग हुकूमत को गिरा सकते हैं। देखें इस दफा इन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि हम इस पार्लियामेंट को नहीं मानते, हमारी 170 सीटें नहीं है तो हम हल्फ नहीं उठाएंगे, ये कह सकते थे ना। जिस तरीके से इन्होंने 3 अप्रैल को कौमी असेंबली में बैठने से मना कर दिया था पोजीशन में, उन्हें अंदाजा हो गया कि वो हमसे गलत फैसला हुआ। और आज तस्लीम करें या नहीं करें, हमें असेंबली के अंदर बैठना चाहिए। इस वक्त अगर देखा जाए तो उस दिन से ज्यादा इनके साथ बुरा हुआ है ना। उस वक्त आपके पास अक्सरियत थी, 170, 160, 140 आपके पास अरकान थे, आप अपोजिशन में बैठते, आप बहुत ताकतवर होते उस वक्त। आज आप 70-80 के साथ अंदर बैठने के लिए तैयार मजबूर हो गए। क्यों? क्या आपको अंदाजा है कि अगर हम पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे तो हमारी कोई नहीं सुनाई जाएगी? जी, उन्होंने कहा ना हुकूमत गिराने के लिए इनको पार्लियामेंट में जाना ही होगा, आना होगा, बैठना होगा। जी, समझता है ना, तो खाके इन्हें अंदाजा हुआ कि हमें कौमी, जो आपका मौजूदा चेयरमैन है, जो और जो है, वो क्या कह रहे हैं कि हम इसी सिस्टम में रहते हुए एहतजाज करेंगे, हम इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करेंगे। उस वक्त क्यों नहीं इस्तेमाल किया आपने इसी चीज को उस वक्त? और अभी भी आप कहते हैं कि ये पार्लियामेंट धोखा है, ये फ्रॉड है, ये चोर है, और उसी पार्लियामेंट में तो आप भी बैठ रहे हैं। आप उस पार्लियामेंट से बाहर क्यों नहीं हो रहे? आपका सुन्नी ताज कौंसिल के चेयरमैन कह रहे हैं कि अगर हमने सिस्टम को बचाना है तो मैं तो कह रहा हूँ कि इस्तीफे दे दें। लेकिन उसके जवाब में हाँ की, उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहला इस्तीफा मैं देने के लिए तैयार हूँ। हमें 2 कदम आगे बढ़ के करना चाहिए जब हम देख रहे हैं कि हमारे साथ कोई सुनने वाला नहीं है। ये अभी उनका सुन्नी ताज कौंसिल के जो आपके इस वक्त पार्टी के चेयरमैन है, जो आपकी पार्टी के पार्लिमानी रहनुमा है, वो ये कह रहे हैं कि हमें इस्तीफे देने चाहिए मिलकर। लेकिन आपको मालूम है कि इस्तीफे देने से आप कहाँ चले जाएंगे, आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी। इस वक्त आपको कोई बाहर का लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, तो एक आम आदमियों को, एक आम सियासतदानों को कौन रिकॉग्नाइज करेगा? कौन आपका साथ देगा? जी, अच्छा, तो सियासतदानों में आपस में बैठना चाहिए और अपने खेल के असूल खुद तय करने चाहिए, और ये तय करना चाहिए कि हम जो भी कुछ होगा एक दूसरे से सवाल करेंगे, एक दूसरे का गिरबान पकड़ेंगे। हम किसी और से नहीं कहेंगे। ये मोहल्ले की लड़ाई नहीं है कि बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, जाके बड़े भाई को बता रहे हैं। जी चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे? जी जरी भाई, जरा इनसे भी ले लूं, इनका भी मैसेज ले लूं थोड़ा। जरी साहब बातें तो सही करते हैं, जो हालात हैं, लेकिन मेरी नजर में जो है पाकिस्तान का हल ये नहीं है कि ये सियासतदान जो है इकट्ठे हो जाएं और मिलके आपस में बात कर लें। ये अच्छा, तो बताएं आपके नजर में क्या हाल है? आप कह रहे हैं ये हल नहीं है, तो फिर किस तरह मसले हल होंगे? क्या इमरान खान इसी तरह जेल में रहेंगे, किसी के साथ बात नहीं करेंगे और ये लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे? हुकूमत आ गई है, हुकूमत अपने काम कर रही है, उसके काम भी शुरू है, स्टार्ट है, तो ये हुकूमत किस तरह आपस में मिलके अपोजिशन में बैठे हुए पार्टी है पीटीआई बड़ी ये हुकूमत और ये अपोजिशन जब तक इस किस्म की पाकिस्तान में रहेगी, पाकिस्तान बस से बदतर होता रहेगा। जो सिलसिला पाकिस्तान में चल रहा है, पाकिस्तान का हल ये नहीं है। पाकिस्तान में सब में पहले इस किस्म की सियासी पार्टियों पर बैन लगना चाहिए। ये जितनी भी पार्टियां हैं 3-4 बड़ी,
इनको सिरे से परमिशन नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की सियासत करें। एक बहुत ही खूबसूरत और सख्त किस्म का डिक्टेटर चाहिए पाकिस्तान में। आपकी ख्वाहिशों पे तो पाकिस्तान नहीं चलेगा ना। देखिए ख्वाहिश नहीं है, मैं तो मैंने नहीं कहा कि आप एक सुन तो लें एक मिनट। देखिए जो मौजूदा सूरत हाल है उसी के अंदर आपने सब कुछ करना है ना। आप जो बात कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, इसमें कोई नहीं आप जो मौजूदा सूरत है सुन तो लें, समझिए हमें यार बात तो सुन लें पूरी। मसला ये है कि आप वो बात कर रहे हैं कि आइडियल सिचुएशन की, कि ये होना चाहिए, ये मुल्क की बेहतरी के लिए है, ये हमारी सोच, हमारी तजावीज या हमारी राय है ये। लेकिन मसला ये है कि हमें उसी में से निकालना है जिसको, जैसे इमरान खान ने कहा था कि मैं इन्हीं लोगों को तो बनाऊंगा जो सिस्टम के अंदर रहते हैं। आपने वजीर उन्हीं में से बनाना है जो पार्लियामेंट में जीते हैं। आप ये बात कर रहे हैं कि उसको यही तो गलती है। ओहो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। सुन लेना, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये आपकी और मेरी ख्वाहिश है, ये हमारी ख्वाहिश की बात नहीं है लहरी साहब। जब आदमी किसी चीज की ख्वाहिश करता है ना, उस पर कोशिश करे, बात करे, उसको ऊपर ये हमें बात करने का मौका मिल रहा है ना, तो ये कुछ लोग सुनेंगे, किसी के समझ में आएगी, हो सकता है कि कुछ ज्यादा लोगों तक मैसेज जाए। देखिए इस किस्म के सियासी सिस्टम से पाकिस्तान का कुछ नहीं होने वाला। यही लोग लूटते रहेंगे जो लूट रहे थे इमरान खान के दौर में भी। जो लोग दूसरी पार्टियों में थे वो इनकी पार्टी में आके लूटते रहे, तो अभी भी यही सिलसिला। आप कहते हैं कि इन्हीं सियासतदानों से बात की जाए और ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए। इन्हीं लुटेरों में घूमता रहे कंट्री और ये डकैती करते रहे, कत्ल और गारतगिरी करते रहे। देखिए ये जो 12-12 करोड़ के जो सूबे हैं ना, ये 12-12 करोड़ के, 4-4 करोड़ के, 5-5 करोड़ के सूबे हैं। इसकी वजह से मसले मसाइल हैं और ये जो करप्ट किस्म के पॉलिटिशियन है और ये जो तासुबी लोग हैं। तो आप ये देखें ना फिर ये करप्ट किस्म के पॉलिटिशियन जो आप बता रहे हैं, तो फिर इनसे तो कोई पाक नहीं है ना, हर कोई करप्ट है। कौन से लोग सही है, जरा मुझे ये बता दें। देखिए आइडियल चीज ये है कि एक सब किस्म का डिक्टेटर आना चाहिए जो इन सारे पॉलिटिशियन को या तो कह दे। पॉलिटिशियन को आप कह रहे हैं कहाँ से साइड में बैठेंगे आप, ये तो अंदाजा लगा लें। कहाँ से आएगा ये बता दें चौधरी साहब, जरा आप मुझे थोड़ा वाजे कर दें। आप बात करने देंगे तो आपकी समझ में आएगी ना, आप बात ही नहीं करने दे रही जी। समझे भाई। बात ये है कि एक सब किस्म का डिक्टेटर चाहिए। ये पॉलिटिशियन इंतहाई करप्ट किस्म के लोग हैं और ये जजेस जो हैं इनका कोई दूसरा नया बदल लेके आना चाहिए। करप्ट तरीन लोग हैं ये जजेस। और ये जो पॉलिटिशियन है जो करंटली 2-3 पार्टियां हैं, इनको तो सिरे से खत्म होना चाहिए। और पाकिस्तान में कम से कम कौन सी पार्टी को खत्म होना चाहिए बताएं, कौन सी 2-3 पार्टियां? पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई। आपको लगता है ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां खत्म हो सकती हैं मुल्क से? पार्टी हो गई, जितनी भी तो आप ये बताएं कि आपको लगता है ये बड़ी बड़ी पार्टियां खत्म हो सकती है मुल्क से? सब कुछ हो सकता है, कोई चीज ऐसी नामुमकिन नहीं है, लेकिन इसके लिए अभी जो मौजूदा हालात हैं इसमें देख रहे हैं आपके खत्म होते हुए। आप मुझे बोलने दें समीना, एक मिनट 2-3 मिनट मुझे बोलने दें। इसका हल ये है कि एक खतरनाक किस्म का डिक्टेटर चाहिए जो किसी की नहीं सुनता हो और जो बैरूनी प्रेशर को बर्दाश्त करे। बैरूनी प्रेशर से मकसद ये है कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं और जितने भी इदारे हैं और डिक्टेटर, आप वो वाला तजिया दे रहे हैं जो मुमकिन नहीं है किसी सूरत भी। कोई मुमकिन है ही नहीं, नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश में लगे। दुनिया में या आपकी ख्वाहिश हो सकती है मगर हकीकत नहीं हो सकती, हकीकत से बहुत दूर है ये चीजें। कर रही है नहीं मूसा कहाँ पैदा होगा, सब हो जाता है यार। हुआ था ना मूसा पैदा, तो कोई एक आदमी तो बता दें 25 करोड़ हुआ था ना मूसा, हो जाएगा। वो तो पाकिस्तान के लिए आप क्या समझते हैं कि अल्लाह कुछ ऐसा करना चाहता है? अब देखिए अल्ताफ हुसैन को आप कह रहे हैं, अल्ताफ हुसैन को कह रहे हैं आप? नहीं मैं तो किसी को नहीं कहता, सब एक जैसे ही सब खाते पीते हैं। अल्ताफ हुसैन ने उनको भी मौका मिला, उन्होंने भी कहा थे। उनके लोग क्या चप्पल पहन के आए थे ना, अरबों की प्रॉपर्टी लेके बैठे हुए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान से कम 30-35 सूबे होने चाहिए, जिले
कन्वर्ट करें, उससे होगा ये, जिसका जागीरदाराना निजाम है और लोग जो पावरफुल लोग हैं इनकी ताकत खत्म होगी, इनकी ताकत खत्म होगी जब 25-30 सूबे बनाए जाएं छोटे छोटे। ये मंसूबे कौन पूरे करेगा, कहाँ करेगा, मतलब सोते हुए तो बताया तो आपको, आपने सुना नहीं रेड्डी साहब? तो भाई कहाँ से पैदा होगा वो? एक आदमी लाए, कहाँ से लाए वो एक आदमी है? मैंने उनको मशवरा दिया है, इन्होंने बड़ी बड़ी कुव्वतों को मशवरा दिया, फोन पे बात की, डिस्कशन किया है। मैंने इतने बड़ा एक सेकंड रुके जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम समीना। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? बस समीना ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस ठीक ठाक। बहुत अच्छा शुरू कर रही है समीना आप। मैं ये कहना चाहती थी कि अब मैं सुन रही थी कि कोई डिक्टेटर पैदा होने चाहिए, पैदा होना चाहिए जो कि इन चीजों को रोकेगा। लेकिन डॉन की अखबार में जो कल एक पूरा आर्टिकल छपा है और उसके अंदर पूरी डिटेल, एक हमारे सहाफी भाइयों ने पूरी डिटेल शाया की है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इस तरह की भी सहाफी पाकिस्तान में जिस तरह सच बोल सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान में जितनी भी एजेंसियां काम कर रही हैं, चाहे वो कोई सी भी एजेंसी है, और उन तमाम लोगों के नाम और पतों के साथ पूरी डिटेल उसके अंदर शाया हुई है कि ईरान के रास्ते बहुत सारा पता नहीं कितने अरबों खरबों का पेट्रोल और तमाम चीजें स्मगल होकर पाकिस्तान आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है वो ड्यूटी दिए बगैर आ रही है, तो उसमें सारे लोग अपना हिस्सा ले रहे हैं, वो फ्री में तो नहीं आने दे रहे हैं। तो ये एजेंसीज जो है वो उस वक्त आंखें बंद करके बैठी हुई है, उनको नहीं पता। और अभी पाकिस्तान में जो है वो जो हुकूमत चल रही है वो उनकी हुकूमत नहीं है, जो करने वाले हुकूमत है, तो वो ऑब्वियसली पीछे आर्मी ही हुकूमत कर रही है एक तरीके से पाकिस्तान पर। तो ये जो दावे किए गए थे कि मुल्क को बिल्कुल ठीक किया जाएगा, तो ये जो मुल्क को इतना नुकसान पहुंच रहा है इसको कौन ठीक करेगा? तो आप पाकिस्तान की किसी भी एजेंसी पर, किसी भी इदारे पर भी भरोसा नहीं कर सकते हो। जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है, डिटेल पूरी इस पर लिखी हुई है कि कौन कौन इदारों के कौन कौन लोग शामिल है इस तमाम काम को करने में। तो पाकिस्तान में कौन पैदा होगा? वो सही कह रहे हैं कॉलर हमारे कि वो आखिर एक शख्स वो कौन पैदा हो सकता है जो मुल्क के बारे में सोच ले, क्योंकि मुल्क के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। अभी भी कोई ये सोच रहा है कि मैं इक़्तिदार पे बैठ कैसे जाऊं। अभी भी लोग ये सोच रहे हैं जो बैठ गए कि वो हम बस किसी तरह अपने आप को ऊंचा या ऊपर रखने के लिए इक़्तिदार तो ले लिया है, लेकिन वो जो आप बात कहती थी ना समीना हमेशा के इक़्तिदार तो है मगर इख्तियार नहीं है, तो ये आपकी बिल्कुल 100% सही बात थी। और मैं आपको दाद देती हूँ इस चीज पर कि आपका तजुर्बा बिल्कुल 100% ठीक होता था। जब से डे 1 से आपने शो बनाया है तब से आपको फॉलो भी करती हूँ, तब से आपके शो का हिस्सा भी हूँ। कभी कभी मसरूफियत की वजह से नहीं आती कॉल करने, लेकिन आपकी तजवीज को मैं ऊपर रखती हूँ सबसे, और मैं समझती हूँ कि आपको बहुत सही। तो आप यही बात कहती थी कि इक़्तिदार से कुछ नहीं होता, इख्तियार ही नहीं है उनके पास। और आपकी बात बिल्कुल सही थी, और यही हो रहा है कि इक़्तिदार तो अब भी है, शक्लें बदल गई है, लेकिन इक़्तिदार किसी और को मुंतकिल होने के बावजूद भी इख्तियार इस हुकूमत के पास भी नहीं है। और ना ही आइंदा कुछ सालों में हमें लगता है कि किसी नई आने वाली हुकूमत को कोई इख्तियार हासिल होगा, चाहे वो इमरान खान साहब की पार्टी हो, चाहे कोई और पार्टी हो, उसको इख्तियार तो दे दिया जाएगा मगर इख्तियार पूरा कुल्ली उनके पास नहीं होगा। इसका मतलब ये कि एजेंसीज हैं या जो भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट है दर पर्दा वही हुकूमत को चला रही होती है। तो जब ये सियासतदान अरसे दराज से अगर ये सारी करप्शन हो रही थी तो आगे बढ़ के इस करप्शन को रोकने के बजाय सबने अपना अपना हिस्सा डाला इसके अंदर और अपने आप को मजबूत किया, अपने अपने बिजनेस एम्पायर खड़े किए हैं सारे के सारों ने। और उसके बाद वो किस मुंह से सारे कहते हैं कि हम कुर्बानी दे रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट का भी वतीरा अजीब ही नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान एक अजीब बदकिस्मत मुल्क बनता जा रहा है जिसमें रहना महाल हो गया है। बिल्कुल सही आपने उस दिन एक दिन शो में बात कर रही थी आप कि अगर अभी वहाँ पर वीजे खोल दिए जाए किसी भी और कंट्री के तो पूरा पाकिस्तान ही खाली हो जाएगा। तो आपका ये तबसरा भी बिल्कुल ठीक था, आपका ये तबसरा भी बिल्कुल ठीक था कि इख्तियार दे दिया गया है मगर इख्तियार नहीं दिया गया है और हाथ पांव बने हुए हैं तो कोई कैसे अपने कोई फैसले इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता वहाँ पर। तो आपकी इस तमाम बातों को मैं अब इस चीज का यहाँ पर ऑनर कहती हूँ कि बिल्कुल आप ठीक इस बात को कहती थी और मैं इस बात को अच्छी तरीके से समझती हूँ कि आपके पास बिल्कुल सही रिपोर्टिंग भी थी और आपने अपना सही बिल्कुल दुरुस्त तजविया दिया था पूरे उस वक्त भी जब पुरानी हुकूमत थी पीटीआई की और अभी भी जो हुकूमत चल रही है तो उसमें भी आपका ये तजविया बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि इनके पास इख्तियार आने के बावजूद ना तो ये साहिब इख्तियार है ना ये फैसला कर पा रहे हैं। वो अपने आप को दूसरी पार्टी से आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की सियासत हो रही है हमारे मुल्क में। आवाम को कोई नहीं सोच रहा है, चाहे कोई सी भी पार्टी है, किसी पार्टी को ऊंचा उठना है, किसी पार्टी को किसी दूसरे को नीचे गिराना है। इसी चीज में, इसी बहस में, इसी लड़ाई में पूरा मुल्क जो है वो बर्बादी की तरफ तेजी के साथ जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। कोई इसका रोकने वाला नहीं है। तो फिर भी आपके प्लेटफॉर्म पे आकर कुछ आवाज उठाते हैं, इसका हमको मौका देती है
तो मैं तो आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ अच्छा शो करने पर भी, और आपकी दुरुस्त तज्जिए पर भी आपको मुबारकबाद देती हूँ, और आपको शदीद अप्रिशिएट करती हूँ कि आप इतना अच्छा शो लेकर आती हैं। मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी अपना थोड़ा सा तज्जिया पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आया कि रोजाना कॉल करा करें, पहले इतनी सारी लेडीज आती थी, आपको देख देख के हौसला पकड़ती थी और आती थी हिम्मत करके बात करने के लिए। अब लगता है कि कोई लेडीज नहीं आ पाती है, सिर्फ मर्द ही बात कर रहे होते हैं। आज मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आई थी, मगर वो अटेंड करना चाह रही थी, एयर करना चाह रही थी, पर वो लोग ड्रॉप हो गए। वैसे ये सबका पूरा तजिया लेने के बाद मैं चाह रही थी उनको भी ऑन करूंगी, मगर वो खुद ब खुद ही ड्रॉप हो गए। उनको पता नहीं था कि हमें ऑन किया जाएगा, थोड़ी देर सब्र करते। बहुत अप्रिशिएट करती हूँ समीना, शो करना आसान काम नहीं होता, ये आपका शो है, इसको आपने बनाया है, इस शो को आप रन करती हैं और आप अपने हिसाब से बहुत अच्छा शो करती हैं। क्योंकि हम देखते हैं जो और भी एंकर शो कर रहे होते हैं उनका क्या तरीका होता है, आपसे बहुत सारे कॉलर्स नाराज हो जाते हैं। कभी कभी कहते हैं वो कि आपने हमें मौका नहीं दिया, या हम बात नहीं कर सके, या आपने हमें कम टाइम दे दिया। लेकिन अगर आपकी सीट पर बैठ कर देखें तो इतना आसान नहीं होता कि सबको बैलेंस में लेकर चला जाए और शो को बैलेंस में लेकर चला जाए, क्योंकि आपका काम तो लोगों का तजुर्बा सुनना है और वो आवाम तक पहुंचाना है। अब आवाम तय कर सकती है कि सच क्या है या झूठ क्या है, वो दावा ना तो आप कर सकती हैं ना कॉलर कर सकता है। हर कोई अपना जो है वो एक जो उसकी सोच है, जो उसका तजुर्बा है, वो ये पेश कर सकता है। यहाँ पर यही प्लेटफॉर्म आपने इसी हिसाब से बनाया था और इसको आप बहुत अच्छे तरीके से रन कर रही हैं, तो मैं आपको इसकी मुबारकबाद भी देती हूँ कि आप एक अच्छा शो करती हैं और कोशिश करती हैं कि इसमें कोई इस तरह की बात हो सके जिससे काश के हमारे साहिब इख्तियार लोगों को और जो बाइख्तियार वहाँ पर एक लॉबी है उसको ये मैसेज जा सके और उसको समझ में आ सके कि भाई अपने मुल्क के लिए कुछ करना है तो कर ले, क्योंकि मुल्क जो तेजी से तबाही की तरफ जा रहा है, हमको नहीं नजर आ रहा कि मुल्क किसी अच्छाई की तरफ जा रहा है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ और आपका शुक्रिया भी करती हूँ। बहुत शुक्रिया समीना टाइम देने के लिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। जी जनाब, जी कंटिन्यू करें आप। जी जी देखिए समीना, मैं ये कह रहा था कि इसका हल यही है कि मैं मजाक नहीं कह रहा, मैंने एक खत लिखा आर्मी चीफ साहब को और उनसे कहा कि इन सारी सियासी पार्टियों को उठा के आप बंद करें। किसी ऐसी जगह तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? जवाब क्या दिया? जवाब नहीं आया, ऐसी जगहों से जवाब नहीं आता, लेकिन अपना सजेशन दे रहा था। मैंने कहा कि कंट्रोल करें, कंट्री पे जो है अपना झंडा लहराएं और हाफिज साहब हैं और इन सबको बंद करके पाकिस्तान के 25-30 सूबे बनाएं, इन सारे पॉलिटिशियंस को खत्म करें, उसके बाद नए सिरे से बल्दियाती निजाम लगाएं, बल्दियाती निजाम लेके आए और निचली सतह से जो है एक नई क़यादत जो है लेके आए और फिर कुछ अरसे बाद जो है उनको छोटे सूबे की शक्ल में लेके आए। ये प्रोसेस चले, 5-6 साल का प्रोसेस रखे हैं और इन सब जो करप्ट किस्म के लीडर्स हैं, ये पार्टियां हैं, जब तक इनका खात्मा नहीं होगा पाकिस्तान सही हो ही नहीं सकता। चोर रखते हुए, चोर डाकुओं को रखते हुए आप कोई चीज सही कर लेंगी? चोरी से बचा लेंगी आप? पूरी की पूरी कैबिनेट, पूरी की पूरी पार्टियां चोर डाकू हैं। आप पीपल्स पार्टी की मिसाल ले लें, कोई एक आध जो मिराज अहमद खान वगैरह शुरू के इनके लीडर थे उनको कह सकते हैं पॉलिटिशियन वगैरह थे, वरना जब हल्के हल्के जैसे ही जब तक बेनजीर भी थी तो उस वक्त तक कुछ सियासी लोग इनमें थे, उसके बाद से तो ये तो डाकुओं का, क्रिमिनल्स का घर है। अब कोई ये तो आपको कर ले इस किस्म की पार्टी जो है पाकिस्तान में रह के सियासत करे और वो जो है पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा? ये बेवकूफ है क्या लोग? किस किस्म की सोच रखते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये सोच रहे कि नवाज नून लीग की जो पूरी कैबिनेट ला के देख लीजिए आप, ये किस किस्म की करप्शन में रही है। ये पीटीआई अभी मगर ये तो एक्सेप्ट करे ना कि अभी है तो नून लीग की ना, अभी हुकूमत तो उसी की है। देखें ये बैरूनी इनके राब्ते होते हैं, जैसे बेनजीर जो जब जिस दौर में आई थी तो उससे चले साजिद भाई से भी पूछते हैं कि इनकी क्या राय है सारा तजिया सुनने के बाद। रुक जाए एक सेकंड चौधरी साहब, एक सेकंड आप बेनजीर का बहुत दफा हमने ये बात आपने मेंशन की। जी साजिद भाई क्या कहेंगे आप? इनका भी ले ले थोड़ा सा। जी साजिद भाई एयर पे तो हैं। जी बोले साजिद भाई, क्या कहेंगे? शायद मुझे लग रहा है उनके पास बोलने के लिए अभी इस वक्त कुछ भी नहीं है। तो साजिद भाई होल्ड करके आराम से सबका तजिया सुन रहे हैं। अब बेनजीर का बहुत हो गया, हमें एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, कहीं जाएगी मेरे साथ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी।
अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. Hi, my name is Manish Sani. I'm running to be your city council for Ward 5, and right now I'm standing at the Gateway to Canada. Yes, in our ward is the Gateway to Canada. We have so many thousands of people coming in and out of our ward every day, which brings the responsibility on us, the residents of Ward 5. But right now, that responsibility, I feel, should be shared. It should not just be ours. It should be all the entire countries and the provinces. Because when you land here, you go through our ward, which of course causes more requirements of services, which I don't feel that at this point we are getting our fair share for. And I'm looking around and I'm going to show you certain zones, certain areas that are going to bring a reality to you, which you've seen, but I want you to see it through my eyes as well. I want you to join me on this journey to making sure that we create the Gateway to Canada as it should be, clean, courteous, and making sure that it brings the joy of what Canada is supposed to bring to us. So thank you for everybody for listening to me. I look forward to seeing you on the doors and at the polls, but voting is what's going to make the change. We have to make sure that we vote, bring out the vote to make sure that we can have enough people's voices so Ward 5 can actually flourish the way it should. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हामिद अकबर है और मैं कैंडिडेट हूँ वार्ड 5 का मिसिसागा काउंसिल के लिए। इसकी बाउंड्री जो है मिसिसागा वार्ड 5 की, वो स्टार्ट होती है एक्लिंगटन और मेविस के कोने से और जाती है ऑल द वे टू मॉल्टन। मेन रीज़न जो है रन करने का वो ये है कि मैं 3 चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ। सबसे पहला जो है वो रिव्यू ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है। दूसरा जो है मेरा वो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का, हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और तीसरा जो है हमारा जो है स्नो रिमूवल फ्रॉम द कर्ब साइड। तो ये 3 रीज़न जो है मेरे इम्पोर्टेंट है। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो व्हर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law,
every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency. Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation. हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट पे देख रहे हैं। मेरे साथ एक और कॉलर पाकिस्तान से अभी उन्होंने मुझे हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आफ्ताब साहब। अब उनसे पूछेंगे कि आप बताइए पाकिस्तान की मौजूदा हालात जो चल रहा है पाकिस्तान में, तो इसमें इमरान खान को कहा जा रहा है कि जी शिबली फराज साहब ने आज बताया कि ना इमरान खान की किसी से बातचीत हो रही है ना डील चल रही है। तो अब आप बताएं कि इमरान खान का बाहर आना मुमकिन है या नहीं है। बात सब ये 11 महीने हो चुके हैं, इमरान खान अंदर है, जबकि कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान ने मुज़ाकरात नहीं किए तो पॉसिबल नहीं है कि वो बाहर आ सके। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे। और जो किसान का सिलसिला वहां पे चला हुआ है कि अभी जो हाफिज नईम साहब ने कहा कि अगर हुकूमत ने अनाज नहीं खरीदा तो फिर इसके बाद उनको जो है ना हम जो ना लगता है कि है ना ये जो किसान है ना मुल्क के वो ही इनकी हुकूमत गिरा देंगे 4 दिन के अंदर। हम 4 दिन की वार्निंग दे रहे हैं हुकूमत को कि जल्द से जल्द किसान से जो है ना गंदम खरीद लिया जाए, अगर नहीं खरीदा तो उनकी हुकूमत किसान ही गिरा देंगे, दूसरे लोग तो क्या गिराएंगे। तो आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में। आप तो पाकिस्तान में ये सब कहानियां चल रही हैं, आप क्या देखते हैं इस वक्त पाकिस्तान में इनकी हुकूमत जो है अभी मौजूदा हुकूमत और जो हालात चल रहे हैं इस मौजूदा हुकूमत के दौरान, जो लगता है कि इनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है। जी सर। पहले तो तुम्हें सभी सामाईन को अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर बोलिए। आपके सवाल की निस्बत से जी हकीकत ये है जो मैंने मेरे ख्याल दौरान ब्रेक भी जिक्र किया था कि अहमकों के हाथ में हमारे मुल्क की बागडोर है। ये अलमिया है पाकिस्तान का और ये अहमकों के हाथ में पहले तो खुदगर्ज और घटिया लोगों के हाथों में थी, अब उसमें अब ये हिमाकत भी आ गई है। अब आपने जो बात की गई है किसानों का क्या बनेगा, किसानों का ये जो मसला है ये भी इन्हीं नालायक हुक्मरानों की उसकी वजह से उसका सबब ये नालायक हुक्मरानी है और उसमें भी खुदगर्जी का पहलू है। ये दानिस्ता इनको कुछ समझ नहीं पड़ रही है, इनको मालूम है कि दोबारा ये कभी नहीं आएंगे। ये जो मुमकिन तौर पे जो जिसे हम लोग कहते हैं ना अपनी खाम लैंग्वेज में दिहाड़ियां लगा सकते हैं वो लगा रहे हैं। जिसको एहसास होता है वो अपने एहसास अपने काम से वो शो करता है कि मुझे इस मुल्क का आवाम का हालात का मुझे एहसास है। इन लोगों को कोई एहसास नहीं, ये खुदगर्जों का टोला है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने आए हैं। और इसमें जिस तरह अभी आप देख लीजिए कि गंदम का इनसे नहीं हो रहा, गंदम का जो बहरान है वो हल नहीं हो रहा। अगली मर्तबा गन्ने का बहरान होगा, चीनी का बहरान होगा, उसके बाद एक और बहरान होगा। तो ये बहरान दर बहरान हमें इनायत करते जाएंगे अपनी हिमाकतों की वजह से। असल में सिर्फ बात सिर्फ इतनी है, मतलब है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक न्यूट्रल पार्टी है जिसमें नकवी है, जिसमें ये काकड़ है, ये जो सब्सिक्वेंट इलेक्शंस है उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। ये इलेक्शन में हिस्सा लेके वो सेनेटर्स भी बन गए और हुकूमत का हिस्सा भी बन गए। मतलब क्या ये जहालत की बदतरीन मिसाल है। हम लोगों पे ये थोपी जा रही है इस किस्म के लोग कि मतलब है कि तुम जो कर सकते हो कर लो, हमने अब वही करना है जो हमारी मर्जी होगी। मतलब धौंस का दौर है ना ये जी। तो ऐसे तो मुल्क नहीं चलते, ऐसे मुल्क सिर्फ और सिर्फ बर्बाद होते हैं। और हम ये पहले 70 की उसमें देख चुके हैं, अपनी उसका खमियाजा भुगत चुके हैं 71 में।
और अब ये इनकी पूरी कोशिश है बेशर्म और बेगैरत लोगों की कि ये मजीद टुकड़े टुकड़े हो, क्योंकि कुछ दुनियावी ताकतों की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान एग्जिस्ट ही ना करे। अब वो उस प्लान को लेके चल रहे हैं। ये बिल्कुल बेवकूफ किस्म के लोग हमारा मुल्क चला रहे हैं। मतलब ये आपने तकरीर सुनी है शहबाज की? जी। जो इसने जाके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो तकरीर की है, ये नहीं कि हिमाकत की इंतहा है। वो तकरीर सुनने के बाद कौन सा इन्वेस्टर पाकिस्तान आएगा? कौन आएगा जो कहेगा कि ये बेवकूफ तो तस्लीम कर रहा है कि हम लोग नालायक है, गधे हैं हम लोग, हमारे मुल्क में ये बदतरीन बहरान चल रहे हैं, तो हमारे मुल्क में जाके इन्वेस्ट करो। यानी कि ये कमाल हिमाकत है। ये कसम से इनको मतलब है कि समझ नहीं आता। कोई डिग्री दे दे, पीएचडी की डिग्री दे दे हिमाकत के हामियों को। ऐसे तो नहीं मुल्क चलते, ये नहीं चलते। ये सिर्फ और सिर्फ दानिस्ता ये अपना ये सब खराबियां पैदा कर रहे हैं। असल में लीडरशिप का फुकदान है, लोगों को अकल शऊर, लोगों को आवाम को तो आ गया, लेकिन इन बेशर्मों को नहीं आता। बस कहते हैं कि आवाम को अगर शऊर आता तो आवाम चाहती तो 2 मिनट भी नहीं लगते कि इमरान खान 9 महीने से जेल के अंदर है, तो आवाम चाहती तो बाहर आ जाते। तो फिर क्या आपको क्या लगता है? अब तो पाकिस्तान में तो आवाम तो चाहती है, सुनने में जी अभी तक वो मकाम नहीं आया है कि खूनी इनकलाब की इब्तिदा हो। अभी तक वो बॉयल है, अलावा पक रहा है, लोग तंग आ चुके हुए हैं। आज नहीं कल ये कब फटेगा, अल्लाह ही खैर करे, अल्लाह खैर करे। तो याली मोहम्मद गंडापुर कह रहे हैं कि बस हमें कप्तान का इंतजार है कि कप्तान हमें हुक्म देगा तो हम 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे और रोडों पे आ जाएंगे और इस हुकूमत को 2 दिन के अंदर इनका तख्ता उलट देंगे। तो आपको लगता है ऐसा? क्या वो सही कर रहा है, वो गंडापुर बिल्कुल सही बात कर रहा है कि ये हम लोग हैं जिसने जब्त कर रखा है कप्तान के कहने पे। वो बिल्कुल सही कह रहा है। कप्तान अब भी होप पे है कि नहीं, शायद इनको ये अकल को हाथ डाले, कुछ शऊर का करे, इसमें अपना दिखाएं अपना। लेकिन ये जो है इक़्तिदार के बेवकूफ, ये ट्रॉयका जो बना हुआ है ना हमारा, जिसमें हमारे सैडली हमारे जनरल साहब जिनको अल्लाह ताला ने इज्जत दी, मुल्क ने इज्जत दी, साहिब मतलब सैयद ज़्यादा है, हाफिज कुरान है, लेकिन इन लोगों को कोई उनका पास नहीं आता, कोई शर्म नहीं आती इनको। उसको देखने वो कादी फायजी साहब को अल्लाह ताला ने इज्जत दी, लेकिन बेगैरत तरीन फैसले कर रहा है। इसी तरह शहबाज शरीफ को देख लें, ये किसी मतलब है कि चीफ मिनिस्टर तो ये बनता रहा है, ये मतलब है किसी ऑफिस के अंदर इसको कहे ना कि कोई 10-15 बंदों की कंपनी चला के दिखाई, वो नहीं चला सकता। वो मरियम भी 5 बंदों की कंपनी चला सकती। लेकिन देख लें इनको क्या क्या मनसब अता किए हुए अल्लाह ताला ने, अवाम ने, इस मुल्क ने, लेकिन वही टाक के 3 बात, पता कुछ ही नहीं है। ये मसला, ये असल मसला ये है। देखिए मैं तकरीबन 7 साल इंडिया में रहा हूँ पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग मैंने वहां से की। यकीन करें इतना कंपटीशन है वहां पे, और इतना वहां पे नेशनलिस्टिक अप्रोच है, इतनी ज्यादा अप्रोच है कि वो कहते हैं नहीं फर्स्ट इंडिया, और उसकी खातिर वो उसको ले जाते हैं अपनी पढ़ाई के लिए भी, स्ट्रगल के लिए भी, सब कुछ वो करते हैं, लेकिन वो उसको ही तरक्की दे रहे हैं, अपने मुल्क को सोच रहे, प्रायोरिटी उनकी अपने मुल्क की तरक्की है। यहाँ बेशर्म लोग हैं, बेशर्म लोग हैं जिनको कोई हया नहीं है, कोई परवाह नहीं है। और सबसे बड़ी बात मेरा एक सवाल है, उनके हवाले कर दी है कि वो स्कूल को संभाले, ये इनके बस की बात नहीं है। इनसे कहीं तोड़ दो तो वो बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं स्कूल को तोड़ने का। देखिए मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा सवाल ये है कि जो आप बात करें यही बात मैं करता हूँ कि ये पॉलिटिशियन इस लायक नहीं है कि इनको कंटिन्यू करना दिया जाए, किसी सूरत इस लायक नहीं है। लेकिन सिर्फ मेरा और आप में फर्क ये है कि आप बात कर रहे हैं कि पीटीआई के लोग जो है वो आके इसको कुछ सही कर लेंगे, लेकिन पीटीआई का भी जो आप रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने उनकी सफों में भी तो वही पीपल्स पार्टी के लोग हैं ना, वही नून लीग के लोग हैं ना, जो इनके लोग थे शुरू में जो इनकी पार्टी में, वो तो गिनती के भी नहीं रहे, वही क्रिमिनल मौजूद है इनकी पार्टी में। इत्तफाक करता हूँ, इस बात पे भी इत्तफाक करता हूँ कि हमारे पास वली अल्लाह फरिश्ते नहीं है इस पार्टी में भी। इस पार्टी
पार्टी में भी उसमें खुद गर्ज लोगों की बिल्कुल बिल्कुल शमूलियत है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। हमें सिर्फ ये है कि हमें जो अपना निज़ाम सियासत है, निज़ाम इंसाफ है जी, और ये हमारी ब्यूरोक्रेसी है। 20 लाख बंदा मार दिया था खुमीनी ने, चले वो एक हाइपोथेटिकल फिगर ही सही, लेकिन 20 लाख बंदा है तीर की तरह सीधे। मैं ईरान में गया हूँ, ईरान में मैंने किसी को ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा है। कोई ऊंची आवाज में पब्लिकली ये बात नहीं कर सकता कि जाहिलों की तरह डंडे उठा के ये कर लिया। ये अभी कुछ लोग हैं वहां भी इंस्टिगेट कर रहे हैं, चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी पिछले दिनों एक उन्होंने करने की कोशिश की थी। सीधे तीर की तरह सीधे हैं वहां पे। यहाँ पे आपने लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं किया। जब आप लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो पीटीआई हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो। नहीं, मैं अभी कुछ देर पहले यही बात कर रहा था कि देखें ये सिस्टम जो है पाकिस्तान के लिए सही नहीं है। एक कोई ताकतवर आदमी आना चाहिए जो कंट्रोल करे और अकेला करता धरता हो, इन सारे सियासतदानों को खत्म करे और 12-12 करोड़ के एक सूबे रखे हुए इन्होंने, ये सब खत्म करें। सूबे जितने जिले हैं उनको सूबे में कन्वर्ट करें और आम पब्लिक में उससे पावर जाएगा। जब इसको छोटे छोटे हिस्सों में छोटे छोटे सूबे बनाएंगे, उसके बाद निचले उससे जो है क्यादत आएगी छोटे छोटे एरिया से, क्योंकि छोटे छोटे एरिया के सूबे होंगे तो यही इसका इलाज है, यही इसका इलाज है। अब आपको मैं मिसाल दूं, अपना इलाज, ये इसका इलाज नहीं है। तो मैं जो है अक्सर बात करता हूँ, लोग नाराज हो जाते हैं। देखिए बड़े बड़े होने से, इन पार्टियों के होने से ये रेसिज्म जो है कितना जो है ऊपर गया है पाकिस्तान में, और किस तरह जो है पॉलिटिशियन ने अपनी पावर के लिए, अपना पैसा लूटने के लिए गरीब लोगों को कितना खून बहाया इन्होंने। ये नून लीग हो गई, ये पीपल्स पार्टी हो गई, ये तो इस किस्म के लोग हैं। अभी भी तो कहा जा रहा है कि अरबों रुपया खर्च किया है सीटें खरीदने के लिए। शायद ही चंद उसमें आएंगे, ये टॉप उसमें जैसे यूनिवर्सिटी काउंट होती है ना कि 100 यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, उसमें ये शामिल है, तो 20-25 में तो ये टॉप कातिलों में शुमार हो जाएंगे ये लोग, ये नून लीग और ये पीपल्स पार्टी। इन्होंने जितनी किलिंग कराई है, जितने लोगों को मरवाया है सियासत के नाम पे, और ये जॉब का आशा देके लोगों से क्या क्या काम करवाते हैं। लोग जो है मिसयूज होते हैं, इनके पास जाते हैं कि शायद इनको कोई नौकरी मिल जाए, हालात खराब है, इसमें यूज करते हैं। तो देखिए ये हल नहीं है पाकिस्तान का। ये मोस्ट क्रिमिनल लोग हैं, ये दुनिया के मोस्ट क्रिमिनल लोग हैं। ये पाकिस्तान में कुछ भी नहीं करेंगे। और ये पीटीआई जो बर्बाद हो गई, जो लोगों को उम्मीद थी, पीटीआई ने भी कुछ भी नहीं रखा। पीटीआई भी उन्हीं लोगों के हाथ में है। मैंने इस चैनल पे मैंने बोला था, देखिए जरदारी साहब रन कर रहे हैं पीटीआई को, और वो बात मेरी आज तो आप कह रहे हैं कि रन कर रहे हैं तो पीटीआई वालों के तो नहीं बैठे ना। आपने कहा था कि पीपल्स पार्टी के साथ जरदारी के साथ बैठ जाएंगे, जरदारी तो बन गए ना सरदार। पीटीआई को कहाँ खड़ा कर दिया है, अपने लीडर को भी निकाल पा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। वुकला इनके जितने ये सारे पीपल्स पार्टी के लोग हैं। अरे सर आप बताएंगे इनके वुकला का, ये वुकला इनके क्या काम कर रहे हैं? लोगों को बड़ा एतराज हो गया इनके वुकला पे। ये बर्बाद कर दिया। पार्टी के लोग ही नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए, इनकी अपनी पार्टी के लोग नहीं चाहते कि इमरान खान को बाहर आए, इमरान खान को बाहर लाना ही नहीं चाहते, इसलिए कि उनकी खुद की जो चल रही है ना सारी आजादी, जो वो बोलना चाहते हैं, मीडिया पे आके बात कर रहे होते हैं। तो आपको लगता है कि ये इमरान खान को चाहते हैं कि बाहर आए? कोई भी इनका जो है ना वुकला आके ये बात नहीं करता कि जी पहले हमारे बानी इमरान खान को बाहर आना चाहिए। वो तो अपना ही एजेंडा लेके खड़े होते हैं। आपको क्या लगता है इस सिलसिले में? जी सर आप क्या कहेंगे? जी आपसे पूछ रही हूँ, बताएं आप पाकिस्तान में 14 साल में तो कहा ना। जी ये तासुर तो पाया जाता है इसलिए कि अब तो लोगों के मुंह पे आ गया, वुकला ही नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए। जी आप दुरुस्त कह रही हैं, ये तासुर पाकिस्तान में भी है और पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी है जी उनमें भी ये तासुर पाया जाता है कि अक्सर वुकला और चंद पार्टी के लीडर वो नहीं चाहते कि इमरान खान जेल से सरदस्त बाहर आए जी, क्योंकि उनका अभी जो असर रसूख है उसको एंजॉय करना चाहते हैं और इस दौरानिये को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने आप को मजीद स्ट्रेंथन और एस्टेब्लिश करने के लिए। ये भी अलमिया है।
किसी हद तक। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अभी इमरान खान बाहर आना भी नहीं चाहता, मेरा ज़ाती ख्याल। यानी कि वो आप ये जिस तरह कुछ कॉलर कहते हैं कि वो जेल में ही रहना चाहते हैं, तो आपको भी ऐसे ही लगता है कि 9 महीने तो हो गए तो वो अभी जेल में ही रहना चाहते हैं, यहाँ कि उनको सारी फैसिलिटी दी हुई है जेल के अंदर, उनको कोई परेशानी नहीं है जेल में? मेरी खाम ख्याली है, मेरी खाम ख्याली समझ लीजिए, मेरा अंदाजा है कि वो रहना चाहता है, कि समझता है कि अभी तक वो जो उसका जो एक हीरो लेवल है, जो जिसको वो अचीव करना चाहता है, वो अभी तक उसको सही मायने में उसको अभी वो नहीं मिल रहा है वो स्टेटस। हालांकि हीरो तो वो है, इसमें कोई शक नहीं है, हीरो तो वो बन चुका है, लेकिन वो जो एक उबाल, जैसे मैंने कहा ना कि उबाल आ रहा है, वो समझता है कि अभी वो उबाल नहीं आया, जिसकी वजह से वो एक प्रॉपर रेवोल्यूशन जिसको वो फोर्सी करता है या इम्प्लीमेंट करना चाहता है, वो उसके लिए भी इट्स नॉट द राइट टाइम, अभी सिचुएशन राइट नहीं। मेरा अंदाजा है, खाम ख्याली भी तो वो कह रहे हैं कि राइट टाइम नहीं, इसीलिए वो मुज़ाकरात भी नहीं करना चाह रहे हैं, किसी के साथ बैठना भी नहीं चाह रहे हैं, बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। आपको नहीं, इमरान खान साहब करना तो वो चाह रहा है, लेकिन उसको वो रिस्पॉन्स नहीं आ रही ना जिसकी वो तवक्को कर रहा है। मतलब ईगो इश्यूज तो उसकी तरफ, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी है, और क्या कहते हैं, सुनने में आ रहा है कि वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, सियासतदानों के साथ नहीं। ये कहाँ तक सच है इस बात? हाँ ना, तो सियासतदानों के साथ अगर करना होते तो उस वक्त वो एनआरएल दे देता उनको, तभी बात खत्म हो जाती। फिर वो मतलब वो अंडरसेल हिमसेल्फ, वो नहीं करना चाहता। असल बात तो यही है कि उसको पता है कि इनके साथ मुज़ाकरात करके वो गंदा होगा इनकी तरह, वो होना नहीं चाहता, अदरवाइज उसका सारा स्टांस फेल हो जाएगा, उसका सारा एफर्ट फेल हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि पावर ब्रोकर से वो बात कर रहा है, बिकॉज और किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। ये जितनी भी धांधली हुई है या जो भी करंट सेटअप इन एग्जिस्टेंस है, ये किसने बनवाया है? हम लोग, नोबडी इज अ फूल, एवरीबॉडी इज वाचिंग। ये फॉर्म 45 से फॉर्म 47 की पकड़ा के सब कुछ कर रहे हैं। ये तो आपका मतलब है कि सिकंदर सुल्तान राजा कोई बहुत बहादुर आदमी है, परले दर्जे का निकम्मा है। मैंने उसकी प्रोफाइल देखी है, वो चापलूस और क्या कहते हैं उसको, मतलब निकम्मा इंसान है। उसके उसे अंग्रेजी कह के शायद कोई एक पैराग्राफ अपनी मर्जी से वो नहीं बोल सकता, इस कदर जाहिल मुतलक किस्म का इंसान है, और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। उर्दू नहीं बोल सकता, लीव अलोन एवरीथिंग एल्स। जो इस किस्म के निकम्मे ऑफिसर 21वें ग्रेड में जाके विराजमान हो जाए, तो फिर आप क्या तवक्को करते हैं कि लोग काम करेंगे? सिकंदर सुल्तान राजा की अपनी कोई जाती एंटिटी कोई है ही, उसकी वैल्यू नहीं है, उसको लगवाया गया, उसे काम करवाए जा रहे, उसे बात नहीं हो सकती, कोई एलोक्वेंसी का लेवल नहीं है लोगों में, किसी भी लीडर में। शहबाज को देख लें, जरदारी को देख लें, है कोई एलोक्वेंट है कोई इनमें कोई बंदा? क्योंकि लीडरशिप ही कोई नहीं है, मुताले ही नहीं करना, पढ़ाई लिखाई से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है, जाहिल मुतलक है, सिर्फ ये टाइयां बांध के सच समझ के आगे दिखाते कि जी हम तो लीडर हैं। बस ये इतनी ही हकीकत है हमारी हमारी सियासत की, ये हकीकत है। कोई नहीं है। देखिए बात जो है ये सही कह रहे हैं, लेकिन मैं जो है सब सारे लीडरों को एक जैसा ही समझता हूँ। जैसे पहले भी मैं मेंशन कर चुका हूँ, जैसे इमरान खान साहब हैं, दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे रहे, इन्होंने बाहर जिंदगी गुजारी है, बाहर के निज़ाम को समझते हैं, मेरिट को जानते हैं, लेकिन ये जब इनकी हुकूमत एक सेकंड, ये कॉलर आइन से भी बात करें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत से पहले चौधरी साहब 1 मिनट अर्शद साहब का ले लूं मैसेज, आपका बाद में लेती हूं। जी अर्शद साहब बोले सर। चले, मैं ये देख रहा था कि सुन रहा था कि बददुआओं से अगर जा रिहाई मिल जाएगी तो क्या अच्छी बात थी। किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता है, किसी को बोलना नहीं आता है, कोई जो है इसका ओहदे काबिल नहीं है, कोई उस ओहदे काबिल नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर को नामजद किया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इमरान खान ने, इसका वो तस्करा करना भूल जाते हैं। ठीक है, उसको लिखना नहीं आता, उसको जिन लोगों को लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता, आज वो इख्तियार में बैठे रहे। आप सबसे बड़े आलिम फाजिलों के जेल में, ये कौन सी बात थी? इमरान खान ने किसी से बात नहीं करनी है, मगर 3 रुकनी कमेटी बना दी है कि बात करो। अच्छा साहब, आप तो दिल जलाने वाली बातें करते हैं, बस दिल जलाना ही पड़ता है। इनकी बात सुन लें, पहले इनका मौक़िफ़ तो सुन लें, फिर हम भी उससे इनसे अगर हमारी अगर इजाजत देंगी कानूनी हमारी जो और सब हमसे सवाल कर लेंगे, लेकिन उनका दुखड़ा तो सुन लें, जो वो कह रहे हैं उनका दुखड़ा तो सुन लें। जी
दुखड़ा तो आपने रोया है सरकार, मैं तो हकीकत बता रहा हूँ। और दुखड़ा वो लोग रोते हैं जिनको किसी से मोहब्बत होती है, मुझे कोई मोहब्बत नहीं है वहाँ किसी से, मैं तो हकीकत बता रहा हूँ। ठीक है, जिस आदमी ने किसी से नहीं करनी है मुज़ाकरात, तो 3 रुकनी कम्युनिटी क्यों बना के बैठा हुआ है, ये पहले तो ये जवाब दे। ठीक है, अपनी मर्जी से अंदर है, अपनी मर्जी से क्या अंदर है, वो एनआरओ मांग रहे हैं सीधा सीधा उससे, फौज से। वो फौज से क्यों बात करना चाहते हैं कि वही एनआरओ दे सकते हैं? एनआरओ तो गवर्नमेंट तो नहीं दे सकती ना, सरकार तो नहीं दे सकती, सरकार की तो हैसियत भी कोई नहीं है। मैं कुछ गुजारिश करूं अगर इजाजत दें आप? नहीं, आप मुझे मेरी बात करने नहीं दे, मैं आपसे यहाँ बहस करने नहीं आया हूँ, मैं अपनी गुफ्तगू करने आया हूँ, उसके बाद आपकी मर्जी, आप पूरी रात बोलें। ठीक है, अब आ जाए, मतलब ये एक तमाशा है ना, दिस इज तमाशा जी। मुल्क में ये हो गया, ये खराबियां हो गई, वो खराबियां हो गई, सिस्टम ऐसे चेंज नहीं होते। सिस्टम चेंज करने की 1000 दफा मैंने कहा 2 तरीके हैं, सिस्टम को अंदर से तोड़ा जाए या सिस्टम को बाहर से तोड़ा जाए। दोनों में इमरान खान नाकाम हो गया, ना वो सिस्टम को अंदर से तोड़ सके, ना वो सिस्टम को बाहर से तोड़ सके। अब ये कि वो जेल में बैठे हैं इसलिए कि अभी तक वो मकसद हासिल नहीं हुआ है। अच्छा, खोमेनी 20 साल जो है जिलावतन रहे, 20 साल की जिलावतनी के बाद वापस आए वो। ठीक है, खोमेनी की ईरान की मिसालें दी जा रही हैं, आप रहे 20 साल जेल में, हम भी देखते हैं कि आप कैसे वापस आए अगर जिंदा बच गए तो। फजूल की बातें करने से मसले नहीं सॉल्व होते। ठीक है, आप आगरे के जितनी गुफ्तगू करने ये गाली दे जो उसको पैराग्राफ इंग्लिश का लिखना नहीं आता, तो क्या हुआ, नहीं आता तो नहीं आता, फिर उससे क्या होगा? तो आप उसको नामजद कहते हैं, ये जानते हैं कि इससे एक पैराग्राफ लिखना नहीं आता, तो वो बड़ा बेवकूफ हुआ जिसको नामजद किया गया, जिसने नामजद किया है। जिन लोगों के खिलाफ भी आजकल रोते हैं सब तो इनके लाए हैं। तो आप जो है मेरी तो समझ में नहीं आता कि क्या इमरान खान नहीं बाहर आने वाले, और अगर बाहर आ गए इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, किसी सूरत नहीं बन सकते, चाहे आसिम मुनीर रहे, चाहे आसिम मुनीर चला जाए, फना भी हो जाए, तो इसलिए कि वो इदारा इनको नहीं बनने देगा आप वज़ीर आज़म, इसलिए कि उसको पता है कि इस झूठे की हकीकत क्या है, इस चोर की हकीकत क्या है, इस मुनाफिक की हकीकत क्या है, सबको पता है। आप उसको पूछते रहे, किसी हद तक क्या जाता है? जो बाहर बैठे हैं वो अय्याशी कर रहे हैं, वजीर तो नहीं बने मगर मेंबर असेंबली बन के घूम रहे हैं, खत्म। और क्या, आप अंदर हैं और उसके बाद आप कहें कि नहीं जी मैंने तो किसी से बात नहीं करनी है, फिर आप कहते हैं कि नहीं मुझसे तो किसी ने राब्ता ही नहीं किया है। तो या बात आपने नहीं करनी है, किसी ने आपसे राब्ता नहीं किया, दोनों में से एक बात हो सकती है ना सही, दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती। और अगर किसी ने राब्ता ही नहीं किया तो कमेटी किस बात पे है भाई? तजादात का मजमुआ है, तजादात का मजमुआ है, ये कहीं नहीं जाने वाला। मुल्क बड़ा अच्छा जा रहा है और मुल्क ऐसे ही 30-40 साल लगेंगे जब हम सीखेंगे। ये कोई एक दिन में इनकलाब नहीं आने वाला जो हमें पूरा चूरन दे दिया गया था कि ऊपर का एक आदमी अगर चेंज हो रहा है तो पूरा माशरा चेंज हो जाता है। हो गया, आपके वली अल्लाह जेल में बैठे हुए, उसको ऊपर के अच्छे आदमी 3 साल तक होगा कि पूरा पाकिस्तानी माशरा जो है वो बली हो गया। करेक्ट नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है, होता ही नहीं है ऐसा। जो हमारे माशरे हैं वो इंसानों के माशरे हैं, वो फरिश्तों के माशरे नहीं है। मगर नहीं, हर कोई जो है पीटीआई को वो फरिश्ता बना घूम रहा है। वही सारे चोर हैं पीपल्स पार्टी से आए हुए, ये सारे चोर हैं दूसरी पार्टियों से आए हुए। आजकल ये फरिश्ते हैं और हमेशा से फरिश्ते हैं, हम फरिश्ते हैं बाकी सारे चोर हैं, ऐसा होता ही नहीं है। जमहूरियत में कोई फरिश्ते का तस्वुर ही नहीं है। जमहूरियत में सिर्फ ये गिना जाता है कि कितने सर हैं, बस, चाहे वो चोर के हो चाहे फरिश्ते के हो। मगर बेसिक जो बुनियादी अंडरस्टैंडिंग है गलत है। आप चाहते हैं कि आप फौज की मदद से हुकूमत में आए, आप ये कहीं आप कह रहे हैं आप कोई आजादी की जंग थोड़ी लड़ रहे हैं, आप तो ये कह रहे हैं कि फौज मेरी मदद करे तो मैं आऊं और बाकी सारे चोर हैं उन सबको टांग दे। क्यों भाई, कब होता है जमहूरियत में ऐसा? तो बेसिक आपको जब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो आप जेल में रहेंगे। और मैं तो कह चुका हूँ, अभी दोबारा कहता हूँ, फिर रिपीट करता हूँ, हर 2-4 महीने बाद में आके रिपीट करता हूँ कि क्या इमरान खान बाहर आ गए? नहीं, इमरान खान के सिर्फ एक सूरत में वजीर आजम बनेंगे जब उनके कब्र के तकबे पे लिखा जाएगा कि साबिक वजीर आजम मरहूम मकफूर, दैट्स इट। वो कभी भी पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं बन सकते। अगर ये अभी तक समझ में नहीं आया है तो ये पार्टी कहीं नहीं जाने वाली। शुक्रिया जी। जी सर बोले अब आप। जी
आफ्ताब साहब बोलिए जी। हजरत जो है अपने अपने ओपिनियन को एंटाइटल्ड है, बड़ी अच्छी बात है, अपने अपना उन्होंने ओपिनियन दिया है। मैं समझता हूँ एसेंट्रिक है, बिल्कुल अपना वो कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एसेंट्रिक है। नहीं बनवाना ना बनवाए कोई बात नहीं है, बस मैंने जो पॉइंट आपके सामने रखा था कि, और कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि जी वो वजीर आजम बनेगा और उसने कमेटी बना दी, तो ये जो हकीकत है उस हिसाब से जज करे उसको, सिचुएशन को जी। मैं ये नामजद इसलिए नहीं किया था, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है हजरत कि इसको जनरल बाजवा ने नॉमिनेट करवाया था और भाई साहब जरा 1 सेकंड देंगे प्लीज, बनवाया था। जरा 2 सेकंड दे भाई साहब, जरा 2 सेकंड देंगे प्लीज। कोई चोर नहीं है, कोई साथ नहीं है, लेकिन ये जो साहब आके रोज अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं ना, ये एक साइको ड्रिल खाते हैं। अब तो इन्होंने साथ गुटखा भी खाना शुरू कर दिया है। ही इज लूजिंग हिज फ्रीकन माइंड। इतनी नफरत उसके खिलाफ, इतनी नफरत क्या किया उसने इसके खिलाफ। वो जैसे दूसरे हुक्मरान है वैसे वो हुक्मरान। मिलिट्री वाले लाए किसको नहीं, एक का नाम तो लेके बताएं कि किसको नहीं वो लेके आए। तो इसके पास क्या किसकी बात कर रहे हैं हजरत? पे जाता ये जो कॉलर अभी बता के गए उनके लिए बात कर रही है कि वो बताएं, उनको सवाल का जवाब दे रहे हैं कि उन्होंने कहा कि वो चाह रहा है एस्टेब्लिशमेंट से बात करना, डील बना दो। उनको बोल रहे हैं कि आप ये बताएं, वो आपकी समझ में नहीं बात करते हैं आके, किसी के नफरत नहीं करते, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है जाती। ये तो ऐसे बात करता है आदमी जैसे इसको इमरान खान से जाती दुश्मनी है। ये पहले साइको खेल खाता था, अब साइको का पैकेट भी लगाना शुरू कर दिया इसने। शर्म करनी चाहिए इसको ऐसी बातें करते हुए। नहीं कोई बात नहीं है, और ये दातियात है उनकी, हम उस पे बात नहीं करते। हम ये जो पॉइंट है उसको मैं एवरी टाइम ही कम टू द टीवी ही इज डू दैट। इतनी नफरत भी नहीं होनी चाहिए। ये जात नहीं है, वो जात में नहीं जाता इमरान खान के, हम नहीं जा सकते। जी आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। हाँ तो बस फिर नहीं जाना चाहिए। कर रहा हूँ मैं, दे रहा हूँ। I don't need your damn help. And now उसकी help चाहिए मुझे। I just speak in my mind and live in a free country and I'm speaking my mind, okay? I don't need your goddamn help or his help. I don't need nobody's help. Goodbye. ओके चलिए ठीक है। आप अपना जो जाने के बाद मैं आपकी जो यहाँ पे जो दुरुस्तगी है वो जरूरी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इसने नामजद नहीं किया था, बाय फोर्स उसको जनरल जिया ने अपॉइंट करवाया था कि नहीं यही करो यही करो यही करो। एनी हाउ उस वक्त गुडी गुड थे, बात मान ली। उसके जो रेपरकशंस होने थे वो आपके सामने आ गए हैं कि इस कदर मतलब वाहियात किस्म की बेईमानी करके उसने ये नून लीग को और ये पीपल्स पार्टी को जितवाया है, आपके सामने है। तो उसका बाइस तो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो अगर उसने अपना अगर हर बंदे की स्क्रूटनी करके उसने करना है काम, तो वो ठीक है, उसकी नालायकी हो सकती है, उसको डबल चेक करना चाहिए था, अपना करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। बट ये कह देना कि जी वो नहीं बनेगा, तो ये खुदाई दावे तो हम नहीं कर सकते। बस मुझे इख्तलाफ है इमरान खान की कई बातों से इख्तलाफ है, लेकिन ये है कि कम से कम वो यानी कि आपको भी इमरान खान की बहुत सारी बातों से इख्तलाफ है, ये है ना। और दूसरी बात ये है कि ये हमारे लीडर्स का फुकदान है। बिल्कुल खमीनी ने 20 साल जेल नहीं काटी थी, 20 साल वो एक्साइल में रहा, उसने जेल वेल नहीं काटी थी। वो बाहर से आया था तो लेके आया था, उसके बाद तब उसका वो बाकी सिलसिला चला था। ये तो अभी मैं जैसे अभी जिक्र किया कि अभी वो जावेद साहब अभी बात नहीं आना चाहता। ही डजंट थिंक कि वो राइट है सिचुएशन, और वो वेट कर रहा है कि मजीद कुछ उबाल आए तो उसको वो इनकैश करेगा। वो पॉलिटिशियन होता है। अब आप कहेंगे जी वो इसी किस्म का साधारण इंसान था जो पहले ये था, तो नहीं, अब वो पॉलिटिशियन बन चुका है। धीरे धीरे उसमें वो थोड़ी सी थोड़ी सी नेगेटिविटी जो पॉलिटिशियंस वाली होती है वो आ गई है। बट देन इट इज पॉलिटिक्स, लाइक ही सेड कि वो नहीं है उस तरह का कनिंग नहीं है, लेकिन आ रहा है। और एनआरओ लेना होता तो उसने वो उनसे कब का वो ले चुका होता, तभी जब उसकी अपनी हुकूमत थी, उसके लिए बहुत आसान था। बट ही वांट्स टू ब्रिंग अबाउट दैट चेंज दैट ही हैज ड्रीम्ड अबाउट।
ये उसका आप बात कर तो रहे हैं, लेकिन इनके इमरान खान साहब के कुछ फैसले देखिए ना, कुछ इस तरह के फैसले रहे कि एक सेकंड के अरशद साहब आए तो बाद इनसे बात करें छोटी सी। जी 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 सर बोले। मैं अब क्या कहूँ, ये गुफ्तगू ये मैं सुन रहा हूँ इस पे हाय वजूद पशेमा का पशेमा होना। ये कह रहे हैं कि जी करवाया था इनसे भाजपा ने इसको ये नॉमिनेशन जो है। इमरान खान साहब तो क्लेम करते थे कि अगर DGI मेरे सामने आके बैठेगा तो मैं उसको अगर उसने कोई बात की तो मैं उसको उसी वक्त फारिग कर दूंगा। ये तो बात उन्होंने हुकूमत में रहते हुए क्यों नहीं कही? हाँ, हुकूमत में रहते हुए नहीं की, जब हुकूमत चली गई तो उन्होंने ये कहा कि मुझसे करवाया गया कि मेरा कंट्रोल ऐसा है कि अगर ये DG ISI मेरे सामने बात करेगा तो मैं इसको यहीं से खड़े खड़े फारिग करूंगा। जब वो चले गई, हुकूमत चली गई, तब उन्होंने बात ये मेंशन किया कि मीडिया में। ठीक, उसके बाद आया है और जो बाकी बात है जो वो सियासतदान बन गए हैं। सियासतदान किसके अगेंस्ट सियासत करता है? दूसरे सियासतदानों के। वो सिर्फ सियासतदान जो है वो सियासत जो है इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट नहीं करता, ना कर सकता है। ये पाकिस्तान की जमीनी हकीकत है। तो सियासतदान अगर बन गया तो सियासत करें, वो तो दुश्मनी पे उतरे हुए। उन्होंने इस इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी दुश्मनी को आसिम मुनीर से जाती दुश्मनी में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब जब तक आसिम मुनीर है तब तक तो ये कहीं जाने वाला नहीं है। अब चाहे उसको आप सही समझे गलत समझे, ताकत जिसके पास है उसके पास है, खत्म। तो ये कौन सी सियासत है, कौन सा सियासतदान है, कौन सा मौका है? कोई मौका नहीं आने वाला भाई। कौन? अब वो कह रहे हैं कि जी NRO जब वो हुकूमत में थे तब ले लेते। हुकूमत में उनको NRO की क्या जरूरत है किसी को? तो व्हाट इज दिस लॉजिक ऑफ हुकूमत में थे तब ले लेते। तो भाई NRO में किसको हुकूमत में होते हुए जरूरत पड़ती है? NRO तो उस वक्त चाहिए होता है जब आपकी कोर्ट पर फंस जाए, जब आप पे मुकदमात हो जाए, जब आप पे केस बन जाए, जब आपकी हुकूमत चली जाए। So I don't know why I am talking about it, but it doesn't make any sense. What is being talked about? ऊपर से वो आगे जी कि मैं जो है रोजाना आकर के जो है वो अपने क्या नाम है नफरत के इजहार करता हूँ। I think I generally now come after a month or 2 months. जब भी मुझे मौका मिलता है तो किसी दिन मैं अपने ख्यालात के इजहार करता हूँ। और ये मैं अपनी नफरत, फिर दूसरे इतराज ये कि नफरती हूँ भाई। आपको मोहब्बत है, आप रोजाना आके मोहब्बत के इजहार करें। मैंने कभी आके कहा कि आप मोहब्बत के इजहार क्यों करते हैं? आपका पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे इमरान खान के लिए, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। अगर मैं महीने 2 महीने में आकर के अपना ख्याल करूं इजहार और इमरान खान से मोहब्बत के इजहार ना करूं तो आपको क्या तकलीफ है? अरे अरशद साहब ऐसी बातें ना करें, ये तो लड़कियों के पीछे निकल जाएंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये उम्र हो गई है इस आदमी की। मैं समझता हूँ कि कुछ इसको अक्ल आ गई होगी, मगर कोई बात नहीं। मतलब नफरत ओके ठीक है, मेरी मर्जी भाई, मेरा मौका। आप खुद कहते हैं कि जी मैं एक आजाद मुल्क में रहता हूँ, मैं अपना मौक़िफ़ का इजहार कर सकता हूँ। तो मैं भी एक आजाद मुल्क में रहता हूँ, मुझे भी अपने मौक़िफ़ करने का एतराज है। जब आपकी मोहब्बत, आपकी उल्फत पे मैंने कभी बात ही नहीं की, ना मैं करता हूँ, जो कि आप रोजाना करते होंगे। मैं तो खैर प्रोग्राम देखता ही नहीं हूँ आबा, मगर जब मैं देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है कि उसी आजाद शहरी को जो कि आप हैं वही आजाद शहरी मैं हूं, तो मेरे हक पे आजादी पे आपको क्यों तकलीफ है भाई? यानी कोई अक्ल की बात जो है इतने अरसे में नहीं सुनी मैंने इस आदमी से। मेरा ख्याल है कि आगे कुछ क्या दलील कोई नहीं है, दलील नहीं है। जब आपके पास दलील नहीं हो तो आप फिर एतराज करते हैं आपके एतबार पे, आपकी गुफ्तगू पे। अरे अभी रुक जाए, खत्म होने वाला है, 1 सेकंड जी, 5 मिनट है। चलें ओके, थैंक यू। अब जो है मैं क्या कहूँ इनको, अब मेरी बहन आ गए हैं, अब मेरी बहन की क्या बात? पावले जाके पागल खाने में वापस जा। अरे ये आप कॉलर के ऊपर क्यों चढ़ जाते हैं? मेरी समझ नहीं आता भाई। अपनी बात करें ना प्लीज, अपनी बात करें, अपनी बात करें। तो बात इनकी ना करें, आप इनकी बात जब बात कर रहे हैं तो करें। जी बोलें। ये वो अपनी बात कर रहे थे, उनको बोला गया जिसकी वजह से वो आके बोले। अभी जो मेरे साथ कॉलर हैं पाकिस्तान से, उन्होंने देखे कितनी तमीज से कहा कि नहीं इनका मौकूफ सुनने दे, बात करने दे। उन्होंने तमीज से सुना, उसके बाद अपना तजिया दिया। इस पागल को जानते नहीं है ये भाई, जो पाकिस्तान वाले कॉलर है, इस पागल को जानते नहीं है। वो जानते हैं मगर उनको पता है कि कॉलर से किस तरह बात की जाएगी। कॉलर के ऊपर नहीं जाता कोई भी, आपकी तरह क्लियर है। हमेशा वहाँ पाकिस्तान में भी पॉलिटिक्स के लोग आपस में लड़ रहे होते मगर एक दूसरे के ऊपर नहीं जाते। वो अपना तजिया दे रहे होते हैं, वो कहते हैं कि जी हम नहीं एग्री कर रहे हैं।
जो ये तमीज है, ये पाकिस्तानी भाई कॉलर से किस तरह बात कर रहा था ये? उन्होंने बात अपना तजिया दिया, उन्होंने कहा मुझे आपसे बात नहीं करी, मैं अपनी मौक़िफ़ दे रहा हूँ, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया और पाकिस्तान वाले कॉलर को मैं अप्रिशिएट करती हूँ, उन्होंने कितने तमीज से सुना। तकरार है मगर वो तकरार आप कॉलर पे नहीं कर सकते, आप अपना तकरार कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, ये नहीं कॉलर के ऊपर चढ़ाई करें। आप अपना बताएं जी। सुने तो आप तो उसको बोल नहीं, उसको उस पागल भाई जरा एक सेकंड रुकिएगा, उस पागल की तो आप बातें सारी सुन रही थी, पागल खाने से आज अभी निकल कर आया 1 घंटे के ब्रेक के ऊपर। देखिए अब आप आपको गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ऐसा कॉलर है, ये कॉलर का प्रोग्राम है, सबको हक है इसका, ये प्रोग्राम सबके लिए, आपके लिए भी उनके लिए भी, वो आए शौक से हम वेलकम करते हैं उनको, उनका अपना तजिया अपना मौक़िफ़ है वो बयान करते हैं जी। जवाब तो सुने, मैं उस पागल के बारे में मेरे हमेशा मरते दम तक यही तासुरात रहेंगे जो मैं अभी बोल रहा हूँ। वो पागल कुत्ता ने उसको काटा था, जो कराची में आजकल कुत्ते घूम रहे हैं उनमें 10-12 कुत्तों ने इसको काट लिया था, इसको पागल कुत्ता हो गया ये आदमी। अब आप मेरी बात सुने, अब आप जो ये बात करके गया है तो आपके पास इसका बात का जवाब नहीं था कि इसी वजह से तो इमरान खान को निकाला गया कि वो कहता था कि अगर कोई सीट पे आके बैठेगा मैं उसको निकाल के बाहर कर दूंगा, इसी वजह से तो वो चाहते हैं गुलाम। जैसे शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं तो 30 साल से इनके वोट पॉलिश कर रहा था, तो वो तो इस तरह का आदमी चाहते थे, वो इमरान खान जैसा आदमी थोड़ी चाहते थी आपकी एस्टेब्लिशमेंट कि जो कहता है, जो खुद ही अपने मुंह से जवाब दे के चला गया ये कि इमरान खान तो ये कहते थे, इसी वजह से इमरान खान की हुकूमत 12 बजे रात को गिरा दी गई, यही तो वजह है, इसका जवाब ये है, यही तो वजह है इसकी। देखिए गुजारिश ये है कि आप अपनी बात जो कर रहे हैं अब उसमें जो उनका जाती 1-to-1 पहलू है उसमें, अरे यार भाई मेरे सुनो मेरी बात, आप मेरी बात सुनो, ये आदमी वो है जिसने अरशद शरीफ के लिए कहा कि बहुत अच्छा हुआ, आदमी वो है जिसने यास्मीन राशिद के लिए कहा कि लानत है ऐसी औरत पे। अब आप अंदाजा लगा लो कि ये कितना बेगैरत आदमी है, आप इस अंदाजा लगा लो कितना बेगैरत आदमी है, आप खुद अंदाजा लगा लो। मैंने आपको दोनों बातें भी, दोनों मिसालें दी हैं आपको, आप इस आदमी को छोड़ दो, आप अपना तजिया दो मेरे भाई। हमें रोज ये पागल आता है, ये इसी तरह गालियां खा के वापस जाके पागल खाने में बन हो जाता है। आप अपना तजिया दो, हम आपका तजिया सुन रहे हैं। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि हजरत ने कहा कि एनआरओ अपनी अपनी पावर में, भाई मसला ये है, हकीकत क्यों नहीं समझते। मुझे इनसे अफसोस ऐसे लोगों से फिर होता है जो बाकी बातें तो छोड़े, कि अगर तो उसने कॉम्प्रोमाइज करना होता तो वो उस वक्त करता जब उसकी हुकूमत थी, उसको सब कुछ उसके जो वो कह रहे थे कि इस तरह कर लो तो वो मान जाता। उसको तो बेहतरीन मौका था, उसको जब ये इसकी गवर्नमेंट जा रही थी तो उसने अपना जो प्लान बनाया हुआ था उस वक्त वो कहता अच्छा तुम लोग ऐसा कर लो, वो ये मैं इस तरह कर लेता हूँ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बात काबिल गौर है कि उसने कुर्बानी दी, उसकी जाती जिंदगी सड़कों पे आ गई, उसकी बीवी जेल के अंदर है, उसका अपना घर तोड़वा लिया उसने, दोनों उसने तकरीबन उनका कब्जा है लोगों का, हुकूमत का, जिनमें उन्होंने कैमरे सेंसिटिव इक्विपमेंट पता नहीं ना जाने क्या क्या लगा लिया। तो मैं नहीं समझता कि कोई जानबूझ के इस कदर अपने असासों को लोगों के हवाले करता है। मेरा तजिया यही, गुजारिश है, ये मेरा मतलब कोई हतमी कोई दर्ज तो नहीं है, अल्लाह खैर करे, मेरा तजिया यही है कि he is coming up for where he says बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए सबका अपना अपना तजिया होता है, उनका अपना तजिया है, वो इमरान खान को नहीं पसंद करते, उनको लगता है कि इमरान खान नहीं है सही तो वो अपने बात करते हैं आके, किसी को लगता है नवाज शरीफ सही है, किसी को लगता है इमरान खान सही है। भाई ये तो अपने अपने लीडर से जितना भी प्यार करें तो आप कर सकते हैं। चले प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, आपका बहुत शुक्रिया जो पाकिस्तान से मुझे ज्वाइन किया था। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अब बस जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जिंदगी रही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जाते हैं, अल्लाह हाफिज।